हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों नीट पीवाईक्यू एक्सप्रेस में कंटिन्यू करते हैं चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। लास्ट सेशन में इफ यू रिमेंबर ये हमने लास्ट क्वेश्चन डिस्कस किया था जिसमें प्रोकैरियोटिक सेल हमने रिवाइज कर लिया था, यूकैरियोटिक सेल स्टार्ट कर दिया था हमने। कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको इससे रिलेटेड करा दिए थे 2024 एंड 23 के, है ना। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। मैंने आप लोगों को कहा था कि जो यूकैरियोटिक सेल वाला टॉपिक है उसके क्वेश्चंस बहुत ही कोरिलेट कर रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि माइटोकॉन्ड्रिया के क्वेश्चन अलग हैं, क्लोरोप्लास्ट के अलग हैं, मिले जुले क्वेश्चंस हैं। तो आप थोड़ा सा इस पूरे के पूरे टॉपिक को, यूकैरियोटिक सेल को पढ़ के आना, जिससे आपको यहाँ पर रिवीजन करना आसान हो जाएगा। तो होपफुली आप पढ़कर आए हो, बाकी यहाँ पर तो हम रिवीजन करने ही वाले हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है बच्चों। ये क्वेश्चन आपका क्रोमोसोम से पूछा गया है। इस चैप्टर के सबसे एंड में आप जाओ तो वहां पर आपको क्रोमोसोम से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दे रखा है जिस पर कई बार किसी भी तरह से डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, है ना। ये डायग्राम सबको बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। आपको पता होगा वैसे भी कि किसी भी क्रोमोसोम में जो एक कॉन्स्ट्रिक्शन प्रेजेंट होता है ना। पहले अगर मैं इस डायग्राम से पहले आपको एक बार यहाँ ऊपर वाले डायग्राम में दिखाऊं तो क्रोमोसोम तो आपको पता है ना क्या होता है। मैंने लास्ट सेशन में आपको अच्छे से डीएनए के बारे में बताया था कि भाई किसी भी सेल का जो जेनेटिक मटेरियल है वो उसका डीएनए है, ठीक है। डीएनए का स्ट्रक्चर सबने जेनेटिक्स में पढ़ रखा है। अब वो जो डीएनए का स्ट्रक्चर आप पढ़ते हैं ना बच्चों, वो उसकी एकदम डीकंडेंस फॉर्म है, यानी उसमें वो बिल्कुल भी कंडेंस नहीं है, बहुत बिल्कुल ओपन स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब वो सेल में पैक नहीं हो सकता, तो सेल में उसकी पैकेजिंग के लिए ना उस डीएनए की पहले तरह तरह से रैपिंग की जाती है। आपने न्यूक्लियोसोम मॉडल पढ़ा है, एक एक हिस्टोन प्रोटीन का ऑक्टामर लेते हैं, उस पर डीएनए को रैप करते जाते हैं ऑक्टामर्स को अरेंज करके, ठीक है। फिर ये जो एक पूरा एक स्ट्रक्चर बना, इस स्ट्रक्चर को और दूसरी प्रोटीन्स पर स्प्रिंग की तरह कॉइल करते जाते हैं। ऐसे करते करते कंडेंस करते करते हाईली कंडेंस स्ट्रक्चर बनता है। तो उस हाईली कंडेंस स्ट्रक्चर को ही आप क्या कहते हैं, क्रोमोसोम, यानी डीएनए का ही कंडेंस फॉर्म है क्रोमोसोम, ऐसा आप कह सकते हैं, ठीक है। अब जब भी हम सेल में क्रोमोसोम को देखते हैं तो हमें इसमें दो क्रोमैटिड्स क्यों दिखते हैं। इन दोनों को इंडिविजुअली आप क्रोमैटिड्स बोलते हैं ना। दिस इज अ वन क्रोमैटिड, दिस इज अ सेकंड क्रोमैटिड। ये एक क्रोमैटिड है, ये दूसरा क्रोमैटिड है। क्रोमैटिड देखो, क्रोमैटिड डी बोला है मैंने, और एक क्रोमैटिन में फर्क है। अगर हम किसी भी सेल के न्यूक्लियस में देखेंगे तो हमें इस तरह का एक नेटवर्क दिखाई देता है, थ्रेड्स का एक नेटवर्क दिखाई देता है। इस नेटवर्क को बोलते हैं बच्चों क्रोमैटिन, क्रोमैटिन नेटवर्क, एन है यहाँ पे लास्ट में, ठीक है। बट जब ये क्रोमैटिन, जब ये सेल नॉर्मली डिवाइड नहीं कर रही, बस G0 फेज में पड़ी है, मेटाबॉलिकली अपने काम कर रही है, तब आप सेल को देखेंगे तो आपको जेनेटिक मटेरियल बिल्कुल ऐसा एक धागों का नेटवर्क दिखेगा, दैट इज क्रोमैटिन नेटवर्क। लेकिन जब भी सेल डिवाइडिंग फेज में जाएगी, G1, S, G2, फिर M फेज में, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज में जाएगी, तब ये जो क्रोमैटिन नेटवर्क है इसमें चेंजेस आने लगेंगे, है ना। आप पढ़ते हो प्रोफेज में इसका क्या होने लगता है, इसमें हर थ्रेड, ये बहुत सारे उलझे हुए हैं धागे, हर थ्रेड अपने आप को कंडेंस करता है, अपने आप को और ज़्यादा कंडेंस करता है, जिसकी वजह से सारे थ्रेड अलग अलग हो जाते हैं। और जब वो अलग अलग हो जाते हैं ना, तब आपको मेटाफेज तक पहुंचते पहुंचते ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है। तो जब आप क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देखना चाहते हो ना, तो वो आपको कभी भी इंटरफेज में नहीं दिखेगा बच्चों, ना तो वो आपको इंटरफेज में दिखेगा, ना वो आपको G0 फेज में दिखेगा। G0 फेज में और इंटरफेज में सेल इस तरह की दिखाई देगी, पर जैसे ही सेल M फेज में जाएगी, M फेज में भी आप ध्यान रखना, जो चार प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज होती है, उसमें भी मैं बात कर रही हूँ मेटाफेज की। यहाँ M फॉर मेटा मत कर देना, ठीक है। M का मतलब माइटोसिस मियोसिस होता है, उसकी एक फेज है मेटाफेज। तो मेटाफेज में ये हाईली कंडेंस फॉर्म में आपको दिखेगा, जिसको आप कहते हैं क्रोमोसोम, ठीक है। और क्यों मुझे क्रोमोसोम में दो क्रोमैटिड्स दिख रहे हैं, इन दोनों को सिस्टर क्रोमैटिड्स बोलते हैं, बिल्कुल आइडेंटिकल हैं एक दूसरे के। क्योंकि इफ़ यू रिमेंबर, तो सेल जब भी डिवाइड करती है तो डिवाइड करने से पहले जब इंटरफेज में होती है, एस फेज में होती है, तो सेल का डीएनए डुप्लीकेशन होता है, यानी सेल अपने डीएनए को डुप्लीकेट करती है और हर थ्रेड का एक आइडेंटिकल थ्रेड बनाती है, हर डीएनए का एक आइडेंटिकल डीएनए बनाती है। कुछ बच्चे ऐसा सोचते हैं कि यहाँ पर ये डीएनए का एक स्ट्रैंड है और ये डीएनए का दूसरा, ऐसा नहीं है। ये पूरा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है बच्चों, हाईली कंडेंस फॉर्म में है। तो मैंने बहुत जो समझाने के लिए तुमको इस तरह बनाया है। और इस डीएनए ने अपने जैसा एक और डीएनए बना लिया है। डीएनए एप्लीकेशन होता है ना इस फेज में, तो ये आइडेंटिकल होगा, बट ऑब्वियस दोनों आइडेंटिकल होंगे, दोनों एक दूसरे की कॉपी हैं। तो क्योंकि आपको क्रोमोसोम मेटाफेज में दिख रहा है, और मेटाफेज कब आती है,
इंटरफेस के बाद, तो पहले ऑलरेडी डीएनए खुद को डुप्लीकेट कर चुका है, इसलिए जब भी आप क्रोमोसोम को देखेंगे तो क्रोमोसोम आपको मेटाफेज में दिखाई देगा और मेटाफेज में आपको 2 रेप्लिका दिखाई देंगे। तो होता एक क्रोमोसोम के पास एक ही क्रोमैटिड है, बट वो डुप्लीकेट करके एक और बना लेता है जब हमें दिखाई देगा, इसलिए आपको एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड्स दिखेंगे। जब एनाफेज आएगी तो वापस ये दोनों क्रोमैटिड्स अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से समझ में आना चाहिए सब बच्चों को। सो ये जो 2 क्रोमैटिड्स आपको दिख रहे हैं, अब इसमें जो कंडेंस स्ट्रक्चर है ना पूरा, अब मैं सिर्फ एक ही क्रोमैटिड की बात कर रही हूँ। यहाँ पे बनाऊँ अगर मैं इसको, तो आप इस तरह से बनाते हो ना इसको, तो एक जगह ऐसा बनाते हो जहाँ पे आप इसको हाईली कॉन्स्ट्रिक्ट कर देते हो। इस जगह को कहते हैं प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन या सेंट्रोमियर। क्या कहते हैं बच्चों इसको? यहाँ पे मैं ये लेबल कर देते हैं, इसको कहते हैं सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर का मतलब ये नहीं है कि हमेशा सेंटर पे ही होगा। सेंट्रोमियर सेंटर पे हो सकता है, एंड पे हो सकता है, नियर द सेंटर हो सकता है, नियर द एंड हो सकता है, इसकी अलग अलग लोकेशन है। कई बार आप सोचते हो सेंट्रोमियर यानी जो सेंटर पे है, ऐसा नहीं। सेंट्रोमियर किसी भी क्रोमोसोम का प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन है, वो जगह जहां से क्रोमैटिड कॉन्स्ट्रिक्टेड है। सो दिस सेंट्रोमियर इज ऑल्सो नोन एज प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। और इस सेंट्रोमियर के लेटरली बच्चों, इस सेंट्रोमियर के लेटरली इस तरह से यहाँ बनाऊंगी तो इसका यहाँ देख लो, ये जो ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर तुम्हें दिख रहे हैं, तो इस सेंट्रोमियर के लेटरल यानी साइड में, इस सेंट्रोमियर के भी और जो दूसरे क्रोमैटिड का सेंट्रोमियर है उसके लेटरली भी एक डिस्क शेप स्ट्रक्चर होता है, एक बटन के जैसा स्ट्रक्चर होता है। डिस्क शेप पूछ लेंगे, क्या पता तुमसे, छोटा सा क्वेश्चन सेट करना है। दिस इज कॉल्ड काइनेटोकोर। इसको क्या कहते हैं? काइनेटोकोर। तो कई बार आप लोग सेंट्रोमियर और काइनेटोकोर को सेम समझते हो, नहीं। जो कॉन्स्ट्रिक्शन है वो सेंट्रोमियर है, और सेंट्रोमियर के अगल बगल में जो डिस्क शेप स्ट्रक्चर है जो प्रोटीन का बना है वो काइनेटोकोर है। तो क्वेश्चन आता है नीट में कि जब सेल डिवीजन होता है तो स्पिंडल फाइबर किससे अटैच होते हैं? तो सेंट्रोमियर से नहीं होते बच्चों, वो काइनेटोकोर से अटैच होते हैं। ठीक है, काइनेटोकोर का फंक्शन है इट प्रोवाइड अटैचमेंट टू द स्पिंडल फाइबर्स। ठीक है, समझ में आ गई क्या बात आप लोगों को? हाँ, एक चीज़ और बताती हूँ यहाँ पे मैं, तो सुनो तुम्हें, देखो इस लाइन से मुझे याद आया, इसमें भी आप ये ध्यान रखना कि ये जो प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन बना रही हूँ ना मैं, ये अगर इस क्रोमैटिड का है तो दूसरे क्रोमैटिड का भी यही है। मतलब प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन या सेंट्रोमियर एक ही होगा, वो दोनों क्रोमैटिड्स का अलग अलग नहीं होगा। ये दोनों क्रोमैटिड एक ही पॉइंट पर आपस में चिपके हुए हैं और उस पॉइंट पर ही आपको ये कॉन्स्ट्रिक्शन दिख रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सेंट्रोमियर। पर जो काइनेटोकोर है ना वो अलग अलग होगा, ये इस क्रोमैटिड का, ये इस क्रोमैटिड का, इसीलिए सेंट्रोमियर के अगल बगल दोनों लैटरल साइड पर काइनेटोकोर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो सेंट्रोमियर एक ही है कॉमन, बट काइनेटोकोर दोनों क्रोमैटिड के अलग अलग हैं जिनसे स्पिंडल फाइबर आके अटैच होते हैं। देखो यहाँ लिख रहा है ना, सेंट्रोमियर क्या करता है? इट होल्ड्स 2 क्रोमैटिड्स, दोनों क्रोमैटिड्स को होल्ड करता है, दिस इज कॉल्ड सेंट्रोमियर। ठीक है, क्लियर है क्या? सेंट्रोमियर समझ में आ गया। अब इसी सेंट्रोमियर की पोजीशन के बेस पर, इसी सेंट्रोमियर की पोजीशन के बेस पर 4 तरह के क्रोमोसोम होते हैं। नीट में कई बार क्वेश्चन आया है। अगर बिल्कुल सेंटर में है तो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, थोड़ा सा सेंटर से शिफ्टेड है तो सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, इसमें बोलते हैं नियर द सेंटर। देखो ये दोनों आर्म शॉर्ट हैं, ये दोनों थोड़ी सी लंबी हो गई। जब आप ऐसे हॉरिजॉन्टली देखते हो तो आर्म, अगर ऐसे लॉन्जिट्यूडनली देख रहे हो तो क्रोमैटिड्स। ठीक है, ये ऐसे सेंट्रोमियर के इधर उधर तो आर्म्स कहलाती है, वरना क्रोमैटिड्स कहलाते हैं। ठीक है, ये सब मेटासेंट्रिक हो गया। अभी थोड़ा और शिफ्ट होता जा रहा है। अब देखो बहुत शॉर्ट, वेरी शॉर्ट और वेरी लॉन्ग आर्म्स हो गई, इसको कहते हैं एक्रोसेंट्रिक। एक्रो मतलब नियर द एंड, बिल्कुल एंड पर नहीं, नियर द एंड। और एक होता है टेलोसेंट्रिक, टेलो का मतलब एट द एंड, यहाँ पर मतलब बिल्कुल एंड पर ना बना के बिल्कुल एंड पर। इसको कई बार कुछ बुक्स में ऐसे भी बनाया होता है, देखो ऐसे भी बनाया होता है, बट कभी भी ऐसा होता नहीं है, हल्की सी आर्म्स रह ही जाती है, इसलिए इन्होंने ये दिखाया है। ठीक है, सो दिस इज एट द एंड, बिल्कुल एंड पर है सेंट्रोमियर तो टेलो। कई बार आप एक्रो और टेलो को मिक्स कर देते हो बच्चों, तो टेलो को टेल से याद रखना, जैसे टेल एंड पर होती है, अगर सेंट्रोमियर एंड पर है तो टेलोसेंट्रिक, और अगर नियर टू एंड है, नियर द एंड है, तो आप उसे कहेंगे एक्रोसेंट्रिक। ठीक है, क्लियर है क्या? एंड इसमें एक और चीज़ आपकी बुक में दे तो नहीं रखी, बट अगर आप याद रखना चाहो तो ये जो शॉर्ट आर्म और लॉन्ग आर्म होती है, उसमें शॉर्ट आर्म को पी आर्म कहते हैं और लॉन्ग आर्म को क्यू आर्म कहते हैं। ऐसे आप याद रखना, क्यू मतलब ये समझ लो जैसे लंबी कतार, ठीक है, क्यू लगी हुई है लंबी, तो जो लॉन्ग आर्म है वो क्यू आर्म है। ठीक है, क्लियर?
ये आपको ध्यान रखना है। ध्यान है, कल हम लास्ट सेशन में हम क्वेश्चंस कर रहे थे, उसमें सैटेलाइट वर्ड लिखा हुआ आया था, मैंने कहा था इट इज रिलेटेड टू क्रोमोसोम। क्या होता है ये सैटेलाइट, ये भी समझ लो। देखो जरूरी नहीं है सैटेलाइट आपको हर क्रोमोसोम में मिले, ये भी जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ मेटासेंट्रिक में ही होगा, किसी भी क्रोमोसोम पर सैटेलाइट हो सकता है, फिक्स होता है हर स्पीशीज में। जैसे ह्यूमंस में कुछ क्रोमोसोम्स के नंबर हैं कि इन पर सैटेलाइट होगा। जैसे आप ध्यान है आपको सैटेलाइट डीएनए वहां पर भी पढ़ते हो, फिंगरप्रिंटिंग में, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में है ना, रिपीटेटिव सीक्वेंसेस जो होती हैं, उसी सैटेलाइट की बात हो रही है। तो अगर जिन जिन क्रोमोसोम्स पर ये सैटेलाइट्स प्रेजेंट होते हैं, तो सैटेलाइट यानी एक रिपीटेटिव सीक्वेंस है ना, डीएनए पे कुछ बेसेस हैं जो कंटिन्यूस बार बार रिपीट हुए जा रहे हैं। तो ये जो डीएनए का मतलब ये पूरा डीएनए तो है, तो डीएनए का ये जो पार्ट है जो सैटेलाइट बना रहा है, ये बाकी के क्रोमोसोम से कॉन्स्ट्रिक्शन के थ्रू अलग रहता है, मतलब इन दोनों के बीच में कॉन्स्ट्रिक्शन होता है सिंपली, ठीक है। ये एरो सही करो, ये गलत है यहाँ पर, ये एरो यहाँ आएगा बच्चों। दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। ये जो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन के बाद का फ्रेगमेंट है ये तो सैटेलाइट है, और सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन ये है, समझ गए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन एंड सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन? प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन दोनों क्रोमेटिड्स का कॉमन होगा, लेकिन सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन दोनों क्रोमेटिड्स पर अलग अलग होगा, वहां पर दोनों क्रोमेटिड एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं हैं। और जब हम स्टेन करते हैं बच्चों, तो स्टेनिंग के दौरान सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन नॉन स्टेन्ड रहता है। दिस इज अ नॉन स्टेनिंग रीजन, ये स्टेन्ड ही नहीं होता। तो आप सोचो कि ये पूरा कलर हो गया, ये भी कलर्ड हो गया, बट ये बीच में से पॉइंट्स हैं, कॉन्स्ट्रक्शन है, वो कलर नहीं हुए, तो आपको ऐसे लगेगा जैसे एक फ्रेगमेंट टूट के अलग हो गया है क्रोमोसोम से, क्योंकि ये कनेक्टेड नहीं दिखेगा, होता तो है बट स्टेन नहीं हुआ इसलिए कनेक्टेड नहीं दिखेगा। तो इसलिए कई बार कह दिया जाता है कि सैटेलाइट्स आर द एंड फ्रेगमेंट्स ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है, बट वो फ्रेगमेंट नहीं है, वो सिर्फ सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन नॉन स्टेनिंग है, इसलिए आपको वो फ्रेगमेंट जैसे दिखाई देते हैं। यहाँ लिख रखा है देखो कि सम टाइम फ्यू क्रोमोसोम, सब पे नहीं, फ्यू क्रोमोसोम हैज नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन एट अ कांस्टेंट लोकेशन, फिक्स लोकेशन है कि कहां कहां पर ये होंगे। दिस गिव्स द अपीयरेंस ऑफ अ स्मॉल फ्रेगमेंट, ऐसा लगता है एक स्मॉल फ्रेगमेंट टूटकर अलग हो गया है, दैट स्मॉल फ्रेगमेंट इज कॉल्ड सैटेलाइट। बट वो फ्रेगमेंट नहीं है, वो डीएनए का ही पार्ट है, इट डिनोट्स रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस, ठीक है। इससे ज्यादा डिटेल में आपको यहाँ नहीं जाना, क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पर आप अब मैच कर लोगे, कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप इजीली कर सकते हो। मेटासेंट्रिक, मेटा यानी सेंटर, तो सेंट्रोमियर को सेंटर पे रख दो, कहाँ है ऑप्शन, ये रहा, इन द मिडल, तो इसको थर्ड से मैच कर लो। एक्रोसेंट्रिक, एक्रो क्या बताया मैंने, टेलो मतलब एंड पे, एक्रो मतलब नियर द एंड, तो नियर ये रहा, क्लोज टू द एंड, क्लोज टू द एंड ले लो। देन सब मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडल, ठीक है, नियर द सेंटर। और ये क्या हुआ, इसमें नाम नहीं लिखा, कुछ मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ पर लिखा आना चाहिए था, कौन सा रह गया, सब मेटा हो गया, टेलो, ये टेलो है, तो टेलोसेंट्रिक के लिए एट द एंड यानी बिल्कुल टर्मिनल पे, ठीक है। तो ए का थर्ड है, एक ही ऑप्शन में है, सो वी गॉट द आंसर ऑप्शन 1, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट, विच स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू ER इज इनकरेक्ट, 2022 में पूछा गया, विच स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू ER इज इनकरेक्ट। हाँ चलो, अब मैं आपको थोड़ा सा ER के बारे में बताती हूँ, फिर हम ये क्वेश्चन करते हैं। अगर हम स्टार्टिंग में आए तो यूकैरियोटिक सेल में मैंने आपको लास्ट सेशन में भी बताया था, 4 ऑर्गेनेल्स ऐसे हैं जिन्हें फंक्शनली एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, जिन्हें एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कहा जाता है, ER, GB, लाइसोसोम और वैक्यूल, है ना, ER, GB, लाइसोसोम और वैक्यूल। अब अगर हम इसमें ER, ये चारों मेम्ब्रेनस हैं, सिंगल मेम्ब्रेन है ER पे भी, GB पे भी, लाइसोसोम पे भी, लाइसोसोम सुसाइडल बैग्स, छोटे छोटे बैग्स हैं जिनके अंदर ऐसे छोटी छोटी बॉल्स इमेजिन करो जिनके अंदर एंजाइम्स भरे हुए हैं, ठीक है। और वैक्यूल तो आपको पता ही है, प्लांट सेल में बड़ी सी वैक्यूल होती है, एनिमल सेल में होती ही नहीं है, या छोटी छोटी फूड वैक्यूल्स वगैरह होती है, ठीक है। सो अगर हम ER की बात करें बच्चों, तो आप इस डायग्राम से सब कुछ याद रख सकते हैं इजीली कि ER यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पहले तो इसका नाम रेटिकुलम क्यों है, क्योंकि ये एक नेटवर्क की तरह है, 2 तरह की होती है। एक जगह आपको इसकी सरफेस पर राइबोसोम चिपके हुए दिखेंगे, दैट इज रफ ER, ये जो ग्रीन कलर से छोटे छोटे दिख रहे हैं, और एक ऐसी होगी जिसमें कोई राइबोसोम्स नहीं है, यानी उसकी सरफेस स्मूथ है, दैट इज SER, है ना, ये तो सबको पता है, RER एंड SER। बहुत आसान है फंक्शन याद रखना, जो रफ है जिसपे राइबोसोम चिपके हुए हैं, तो बट ऑब्वियस राइबोसोम का काम क्या है, प्रोटीन बनाना, तो ये भी प्रोटीन बनाएगी।
जबकि SER जिस पे राइबोसोम नहीं है, ये क्या करेगी बच्चों, ये लिपिड सिंथेसिस में इन्वॉल्व होती है। लिपिड सिंथेसिस में थोड़ा बहुत ग्लाइकोजेंस बनाने में भी हेल्प करती है ये। एंड इसका एक और फंक्शन है, तुम लिख लेना, तुम्हारी NCERT में है क्या, अभी चेक कर लेते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन। ER का काम सेल, वैसे तो ER सेल की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, ER और GB दोनों सेल के लिए तरह तरह की चीज़ें बनाते रहते हैं, लेकिन ER का एक एडिशनल काम और है जो SER है, लिवर सेल्स आर रिच इन SER, ठीक है, क्योंकि लिवर सेल्स में बहुत सारी चीज़ों के डिटॉक्सिफिकेशन होते हैं। लिखा है क्या तुम्हारी बुक में स्मूथ ER? नहीं, यहाँ पर ऐड करो, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है एंड डिटॉक्सिफिकेशन, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। देन और कोई डिफरेंस दिख रहा है तुम्हें? RER जो है, SER जो है उसमें ट्यूब्यूल्स की शेप में होता है, जबकि RER में इस तरह से सिस्टर्नी लेमिली होती है, सिस्टर्नी बोलते हैं। सेम वर्ड GB में भी लिखा हुआ है, देखो इस तरह की जो पैरेलल अरेंज्ड लैमिलर नेटवर्क होता है ना, उनको सिस्टर्नी बोलते हैं। तो ER में भी इसको सिस्टर्नी बोलते हैं, GB में भी सिस्टर्नी बोलते हैं, ठीक है, क्लियर। और इसके अलावा मेन जो डिफरेंस है RER और SER का, वो मैंने तुमको बता दिया है, ठीक। चलिए GB की भी बात कर लेते हैं। गोल्जी बॉडी क्या करती है समझना, अगर ये एक सेल है, ये न्यूक्लियस है, जनरली पता है ER कैसे होती है बच्चों, न्यूक्लियस वैसे बनाती हूँ, रुको, डबल मेम्ब्रेनस, ये हम न्यूक्लियस बना लेते हैं, ठीक है। अब जो न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन है, वहीं से हमेशा ER शुरू हो जाती है ऐसे, और ER का जो नेटवर्क है वो पूरी लास्ट में जो सेल का सरफेस है वहां तक प्रेजेंट होता है, एंड तक, इस तरह से पूरा न्यूक्लियस से लेकर सेल मेम्ब्रेन तक कनेक्टेड रखती है ER, ठीक है। तो ER हो गया ये। अब GB कहाँ होता है देखना, GB भी न्यूक्लियस के पास होता है, बट इस तरह से बनाओगे तुम GB को, GB का जो नेटवर्क बनाओगे वो इस तरह बनाओगे, GB की जो कॉन्वेक्स सरफेस है वो न्यूक्लियस की तरफ रखोगे, और जो कॉन्केव सरफेस है वो सेल मेम्ब्रेन की तरफ रखोगे, और GB को हमेशा ER के नज़दीक बनाओगे, न्यूक्लियस के पास तो बनाओगे ही बनाओगे, प्लस ER के भी पास बनाओगे। क्यों समझना, ये दोनों सेल की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, हम अंकल चिप्स सबने खाए, अलग अलग फ्लेवर में आते हैं। अब अंकल चिप्स के जो बेसिक पोटैटो चिप्स हैं वो तो बन रहे हैं यहाँ ER में, फटाफट फटाफट बनते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं, निकलते जा रहे हैं। अब वहाँ से निकलकर उन्हें भेजा जा रहा है बच्चों GB में, ठीक है। GB क्या है, GB मॉडिफिकेशन यूनिट है। क्या जो भी अंकल चिप्स यहाँ पर बन के आ रहे हैं, पोटैटो चिप्स यहाँ पर बन के आ रहे हैं, उन चिप्स पे लेज वॉटेवर जो भी है, उन वो हैं तो पोटैटो चिप्स, उनमें किसमें कौन सा फ्लेवर ऐड करना है, और फिर उनकी जो पैकेजिंग करनी है अलग अलग कलर के पाउचेज में, जो भी बॉक्सेस में, वो यहाँ पर हो रहा है। तो GB का काम है मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग, और ER का काम है मैन्युफैक्चरिंग। समझ गए, दोनों पास पास क्यों हैं, वाई दे आर इन द क्लोज प्रॉक्सिमिटी, क्योंकि अगर ये दोनों, अगर समझ लो तुम पोटैटो चिप्स बनने की फैक्ट्री और फ्लेवर ऐड करने की फैक्ट्री 10 किलोमीटर के डिफरेंस पर है, तो अननेसेसरी उसकी कॉस्टिंग आ जाएगी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ जाएगी कंपनी को। तो यहाँ पर जितना पास पास होंगे ये दोनों, उतना फटाफट मॉडिफिकेशन के लिए चीज़ें ट्रांसफर होती जाएंगी, ठीक है। तो इसलिए क्योंकि जो चीज़ें यहाँ बनती हैं वो GB में मॉडिफाई होती हैं, दैट्स वाई दे आर प्रेजेंट इन द क्लोज प्रॉक्सिमिटी। और एक बात याद रखना, अगर ये GB में मान लो, जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं मान के चल रही हूँ, इसमें दिखाया तो नहीं है, बट मान लो ये इसकी कॉन्वेक्स सरफेस दिखाई है और ये वाली कॉन्केव दिखाई है, जस्ट मान लो, क्योंकि इन्होंने ना तो लेबल किया और ना सही से डायग्राम बनाया है। तो अगर ये कॉन्वेक्स है तो हमेशा यहीं से चीज़ें एंटर करेंगी, यहीं से चीज़ें एंटर करेंगी, यानी कॉन्वेक्स को सिस फेस भी कहते हैं, और कॉन्वेक्स का एक नाम और है, यस, फॉर्मिंग फेस भी कहते हैं। फॉर्मेशन के बाद यहीं से चीज़ें एंटर करेंगी, ठीक है। फिर यहाँ ऐसे 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 आगे बढ़ती जाएंगी, और जो मेच्योर होके निकलेंगी ना, वो हमेशा कॉन्केव से निकलेंगी। तो कॉन्केव को आप कहोगे ट्रांस, जैसे सिस वैसे ट्रांस, जैसे फॉर्मिंग वैसे ये मेच्योरिंग फेस, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, हमेशा इधर से चीज़ें बाहर निकलेंगी बन के, एंटर भी वेसिकल्स की फॉर्म में करेंगी, बाहर भी वेसिकल्स ही कट ऑफ होके निकलेंगी, छोटी छोटी वेसिकल्स कट ऑफ होके निकलती रहती हैं, उन्हीं वेसिकल्स में चीज़ें भरी रहती हैं, फिर वो सिक्रीट हो जाती हैं या वो लाइसोसोम में कन्वर्ट हो जाती हैं, जो भी काम उन्हें करना है वो सब होता जाएगा, ठीक है। तो ER एंड GB एक दूसरे से कनेक्टेड हो गए क्या बच्चों। GB का नाम गोल्जी इसलिए पड़ा क्योंकि कैमिलो गोल्जी ने फर्स्ट टाइम इनको ऑब्जर्व किया था, ठीक है। डायमीटर पे मुझे नहीं लगता क्वेश्चन आएगा। GB के भी मेन पॉइंट्स बता दिए मैंने तुम लोगों को, ये GB के सारे फंक्शंस बता दिए। GB का ये फंक्शन हमने लास्ट सेशन में किया था, ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड। अब देखो प्रोटीन बना और उसमें ग्लाइको ग्रुप ऐड हो गया तो ग्लाइकोप्रोटीन, जो भी इसमें ऐड होता है,
लिपिड बना SER में, फिर ग्लाइकोजीबी ने ऐड कर दिया तो ग्लाइकोलिपिड बन गया। ठीक है, इस तरह से जीबी चीज़ों को क्या करता है, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग, लिख लेना, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग करेगा। डन। लाइसोसोम, चारों के बारे में बता रही हूँ शॉर्ट में। लाइसोसोम तो बहुत आसान है, इसमें रिवीजन करने जैसा कुछ है नहीं। दे आर सुसाइडल बैग्स ऑफ सेल। क्यों भाई, क्योंकि इनके अंदर भरे हैं लाइटिक एंजाइम्स। लाइटिक एंजाइम समझते हो ना, ये वाले लिपिड्स को तोड़ने के लिए लाइपेज, प्रोटीएज, कार्बोहाइड्रेज एंड ऐड कर लो न्यूक्लिएज भी हैं इसमें, न्यूक्लिक एसिड्स को तोड़ने के लिए। ठीक है, डू रिमेंबर ये सारे एंजाइम्स आर एक्टिव ओनली एट एसिडिक पीएच। अगर एसिडिक पीएच नहीं है तो एंजाइम्स काम नहीं करेंगे। हर एंजाइम के लिए ऑप्टिमम पीएच होता है। दे आर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। जैसे ही कोई सेल में इनएप्रोप्रिएट कंडीशंस आएंगी, अनफेवरेबल कंडीशन आएंगी, या मान लो सेल में टीयर वेयर हो गया, कुछ भी, सेल डैमेज हो गई, तो अब उस डैमेज सेल का कोई काम है नहीं। अगर उसको सही किया जा सकता है तब तो बॉडी उसको सही कर लेगी, बट अगर पॉसिबल नहीं है तो वो डैमेज सेल्स क्या है, बॉडी के लिए वेस्ट है। तो उस सेल को क्या करें, बॉडी में कोई डस्टबिन तो है नहीं कि वहाँ जाके उस सेल को पटकाओ। बॉडी में हर सेल की रिसाइकलिंग होती है बच्चों। जैसे ही कोई सेल हाईली डैमेज हो जाती है तो उस सेल के अंदर जो लाइसोसोम के बैग्स हैं वो फट जाते हैं। उनके फटते ही एंजाइम्स सेल के हर चीज़ का लाइसिस कर देते हैं। हर चीज़ अपने मोनोमर में बदल जाती है। लिपिड्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, सब कॉम्प्लेक्स हैं, ये सिंपल फॉर्म में बदल जाते हैं और फिर ये दूसरी जगह पहुंच जाते हैं या वहीं पर नई सेल्स के फॉर्मेशन में काम आ जाते हैं, है ना। तो बॉडी में जितनी भी डैमेज सेल्स हैं उनको क्या कर दिया, लाइसिस कर दिया, यानी खुद ही सेल का सुसाइड करवा दिया। दैट्स वाई इनको सुसाइडल बैग्स कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात। बट प्लीज़ ये मत समझना कि सिर्फ इनका काम यही है कि ये सिर्फ सेल का लाइसिस करने में ही हेल्प करते हैं, इनके और भी काम है। मान लो अमीबा में तुम पढ़ते हो, अमीबा ने फूड एनगल्फ करा, अपना फूड वैक्यूल बनाई, ये फूड आ गया अमीबा का। अब इस फूड का डाइजेशन कैसे करेगा अमीबा? अमीबा के पास हमारी तरह कोई डाइजेस्टिव सिस्टम तो है नहीं, तो अमीबा क्या करेगा, ये जो फूड वैक्यूल है ये लाइसोसोम से आकर जुड़ जाएगी। कोई बच्चा ये तो नहीं सोच रहा कि मैम अमीबा में लाइसोसोम कहाँ से आ गया, अमीबा तो प्रोकैरियोट है। लास्ट सेशन में बताया था कि अमीबा को तुम प्रोकैरियोट मत समझ लेना, अमीबा सिंगल सेल्ड है पर प्रोकैरियोट नहीं है बच्चों, यूकैरियोट ही है। ठीक है, तो अमीबा यूकैरियोट है। अमीबा ने क्या किया, फूड खाया, लाइसोसोम के साथ फूड वैक्यूल को जोड़ लिया और लाइसोसोम ने अपने एंजाइम्स को फूड वैक्यूल, फ्यूज हो गए दोनों, इनके बीच की मेम्ब्रेन हट गई, एंजाइम फूड वैक्यूल में चले गए और फूड का डाइजेशन हो गया, अंदर ही अंदर वैक्यूल में डाइजेशन हो गया। तो इस तरह के डाइजेशन को कहते हैं, सेल के अंदर डाइजेशन हो रहा है ना, इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन। तो लाइसोसोम का एक और फंक्शन होता है, यहाँ पर लिख रहा है कि नहीं तुम लिख लो, सुसाइडल बैग्स एंड कभी भी जब सेल के अंदर किसी चीज का डाइजेशन करना है तो वो भी लाइसोसोम ही करवाएंगे, इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन। नॉट ओनली अमीबा, जैसे हमारी बॉडी में जितनी भी फैगोसाइटिक सेल्स हैं बच्चों, वो पैथोजेंस को अपने अंदर खा जाती हैं और हम कहते हैं उनको खा के उनको डाइजेस्ट कर देती हैं। तो वो उनको खाती कैसे हैं, वैक्यूल में ले लेती हैं और फिर उनका लाइसोसोम से फ्यूजन कर उनको डाइजेस्ट कर देती हैं। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन, लाइसोसोम ये करवाएगा। ठीक, समझ में आ गई बात आप लोगों को। देन वैक्यूल, वैक्यूल के बारे में तो अलग से क्या बताना, यू नो कि प्लांट सेल में बड़ी सी वैक्यूल होती है जिसको सेंट्रल वैक्यूल कहते हैं। ये अपने अंदर वाटर को, सैप को, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को, क्योंकि प्लांट में कोई एक्सक्रीटरी सिस्टम तो है नहीं, किडनी या कोई बैग हो जिसके थ्रू वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स निकाल रहा है, वो अपनी बॉडी में ही जगह जगह उन्हें स्टोर करता है। तो एक उनमें से एक स्ट्रक्चर है वैक्यूल, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स में स्टोर करता है, एक है वैक्यूल। ठीक है, ये बहुत आता है वैक्यूल जो आप बनाते हो। अगर मान लो ये एक प्लांट सेल है और इसमें एक बड़ी सी वैक्यूल बना रहे हो, तो वैक्यूल की मेम्ब्रेन को कहते हैं बच्चों टोनोप्लास्ट। वही सेम मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर वही होगा जो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स की बनी हुई। ठीक है, टोनोप्लास्ट। ओके, एंड ये टोनोप्लास्ट के लिए एक और लाइन है जिसपे स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आ सकता है, टोनोप्लास्ट फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट of number of ions and other material against concentration gradient। इसका क्या मतलब है कि मान लो प्लांट सेल कुछ भी प्रोडक्ट्स बनाई जा रही है और उनको वैक्यूल में स्टोर करती जा रही है। अब वैक्यूल में उन सब्सटेंस की खूब हाई कॉन्सेंट्रेशन हो गई क्योंकि इसमें स्टोर कर रही है ना वो। अब उसने और बनाया किसी सब्सटेंस को, अब अगर कंपेयर करोगे तो बाहर तो थोड़ा सा ही बनाए तो लो कॉन्सेंट्रेशन है जबकि अंदर हाई कॉन्सेंट्रेशन है। तो वैक्यूल की जो टोनोप्लास्ट है इसके पास चैनल गेट्स होते हैं इस तरह के जो क्या करेंगे, एटीपी को यूज करके लो से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ भी चीज़ों को पंप कर सकते हैं।
यानी टोनोप्लास्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी करती है, पैसिव तो करती है शुरू शुरू में जब तक हाई नहीं हुई थी, बाद में अगर हाई कॉन्सेंट्रेशन भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इट इज एबल टू डू एक्टिव ट्रांसपोर्ट अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, समझ में आ गया। ये तो प्लांट वैक्यूल हो गई जिसको आप सेंट्रल वैक्यूल बोलते हैं। इसके अलावा फूड वैक्यूल अभी बताई मैंने, अमीबा में जैसे बनेगी, प्लाज्मोडियम सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स प्रोटिस्टा बनाते हैं, और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कई बार बता चुकी हूँ मैं तुम्हें, ये फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स में होती है, और वो भी सब में नहीं, फ्रेश वाटर में तो कई फिशेस भी रहती हैं, उनमें नहीं, फ्रेश वाटर में 3 एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, एक तो अमीबा, एक पैरामीशियम चप्पल की शेप का होता है जो स्लिपर एनिमल, पैरामीशियम सीलिया होते हैं चारों तरफ, और एक यूग्लिना। यूग्लिना, प्लाज्मोडियम मत कर देना, प्लाज्मोडियम पानी में थोड़ा रहता है, प्लाज्मोडियम से तो मलेरिया होता है, वो तो पैरासाइट है। ठीक है, सो अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना, ये तीनों के सेल में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है। क्योंकि तीनों फ्रेश वाटर में रहते हैं, अक्सर एक्सेस वाटर इनकी सेल में एंटर कर जाता है, उस एक्सेस वाटर को बाहर लेके निकलने के लिए कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ठीक है, सो एक्सेस वाटर को लेकर निकल रही है तो क्या मैं इसको ऑस्मो रेगुलेशन कह सकती हूँ? बिल्कुल। डन, चारों ऑर्गेनेल समझ में आ गए तुमको। एंडोमेम्ब्रेन के आप क्वेश्चंस देखते हैं हम। विच स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इनकरेक्ट? ठीक है, RER हैज राइबोसोम अटैच टू ER, SER इज डिवॉइड ऑफ राइबोसोम, डिवॉइड यानी लैक नहीं होते। ठीक है, इन प्रोकैरियोट ओनली RER आर प्रेजेंट। कुछ बच्चे क्या लॉजिक लगाएंगे, हाँ यार राइबोसोम तो होते हैं प्रोकैरियोट में, तो राइबोसोमल ER रफ ER भी होती होगी। नहीं, ER मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल है, प्रोकैरियोटिक सेल में ये कभी भी नहीं होती, लास्ट सेशन में बताया था। ठीक है, तो ये गलत है। SER इज द साइट फॉर लिपिड सिंथेसिस, यस, स्मूथ ER लिपिड्स को बनाने में हेल्प करती है। सो हमें इनकरेक्ट बताना था, है ना, तो इनकरेक्ट हो गया ऑप्शन 3। डन, आगे बढ़े। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, विच इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, इनकरेक्ट बताना है आपको। ठीक है, देखते हैं। न्यूक्लियर पोर्स एक्ट एज पैसेज फॉर प्रोटीन एंड RNA मॉलिक्यूल इन बोथ डायरेक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। अब कोई बच्चा इसको ऐसे पैसिवली स्टेटमेंट की तरह पढ़ेगा ना तो उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, सही है गलत है, बट थोड़ा सा एक्टिवली अगर आप सोचोगे तो आपकी जेनेटिक्स की नॉलेज यहाँ पे पूरी अप्लाई हो रही है। न्यूक्लियर पोर्स आप सबको पता है कि किसी भी सेल में हम न्यूक्लियस को इस तरह से ड्रॉ करते हैं, डबल मेम्ब्रेनस होता है, और इस मेम्ब्रेन में भी जगह जगह न्यूक्लियर पोर्स होते हैं। ठीक है, आपको पता है अगर अंदर DNA है तो DNA से पहले RNA बनेगा, DNA से क्या बनेगा, RNA बनेगा। अब इस RNA को बाहर आना पड़ता है क्या बच्चों, mRNA को प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए आना पड़ता है। ठीक है, ये mRNA बाहर आ गया, बाहर आके तरह तरह के राइबोसोम्स के साथ जुड़कर तरह तरह के प्रोटीन्स बना देगा tRNA वगैरह की मदद से। ठीक है, अब ये जो प्रोटीन्स बन गए, क्या इन प्रोटीन्स को अंदर जाने की जरूरत है? यस, मैंने आपको बताया था कि जो प्रोटीन्स हैं इनको अंदर जाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि प्रोटीन का मतलब बहुत तरह के एंजाइम्स। क्या न्यूक्लियस को किसी भी एंजाइम की जरूरत नहीं है कुछ काम करने के लिए? न्यूक्लियस को तो कितने सारे एंजाइम चाहिए, DNA रेप्लिकेशन के लिए एंजाइम चाहिए, ट्रांसक्रिप्शन के लिए एंजाइम चाहिए, बहुत सारे काम होते हैं। तो प्रोटीन्स भी तो, प्रोटीन बनते तो हमेशा साइटोप्लाज्म में है। प्रोटीन हमेशा कहाँ बनते हैं? साइटोप्लाज्म में। किस प्रोसेस के थ्रू? ट्रांसलेशन के थ्रू। बट रिक्वायरमेंट उनकी बाहर भी होती है, अंदर भी होती है, डिपेंडिंग ऑन द नेचर। तो प्रोटीन्स को अंदर भी जाना होता है। ठीक है, तो ये कह रहा है, अगर तुम्हारी NCERT में ही देख लो, चाहे से जब न्यूक्लियस के बारे में तुम पढ़ते हो तो उसमें स्टार्टिंग में ही लाइन आती है न्यूक्लियर पोर्स के लिए, यहीं पर दे रखिए कि न्यूक्लियर पोर्स क्या करते हैं। दीज न्यूक्लियर पोर्स आर द पैसेज थ्रू विच मूवमेंट ऑफ RNA एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस इन बोथ डायरेक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो वही चीज बस यहाँ पर सेम टू सेम दे दी। सही है ये स्टेटमेंट? ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। मेच्योर सीव ट्यूब एलिमेंट, अब ये आ गया एनाटॉमी से, यहाँ भी दे रखा है वैसे। मेच्योर सीव ट्यूब एलिमेंट्स पजेस अ कॉन्स्पिकुअस न्यूक्लियस। बहुत अच्छे से बताया था मैंने तुम्हें, वो कौन सी सेल हैं जो ई न्यूक्लिएटेड सेल्स है। हमारी RBCs है ना, न्यूक्लियस यंग सेल में होता है, मेच्योर में नहीं होता, बिकॉज हीमोग्लोबिन के लिए जगह बनानी है। एंड प्लांट्स में फ्लोएम की सीव ट्यूब एलिमेंट्स जब वो मेच्योर हो जाते हैं तो उनमें भी न्यूक्लियस एब्सेंट हो जाता है। सो ये हो गया गलत। ठीक है, ऑर्गेनेल्स होते हैं सीव ट्यूब में बच्चों, RBCs में भी होते हैं ऑर्गेनेल्स, लेकिन न्यूक्लियस नहीं होता।
और क्योंकि ऑर्गेनेल्स हैं वो अपने सारे काम कर रही हैं, इसलिए इन दोनों को लिविंग सेल ही मानेंगे। आप ये मत समझना कि मैम दोनों का न्यूक्लियस चला गया तो क्या ये अब डेड सेल हो गई, नहीं। डेड तो आप तब कहोगे जब इनका साइटोप्लाज्म, ऑर्गेनेल सब मर जाए और बीच में सिर्फ खाली ल्यूमेन रह जाए, ठीक है। ऐसा नहीं है, ऐसा तो हमने प्लांट्स में स्क्लेरेन्काइमा में पढ़ा था, ओके। तो ये ई न्यूक्लिएटेड सेल्स के एग्जाम्पल में आती है, तो ये गलत हो गया। माइक्रोबॉडीज आर प्रेजेंट बोथ इन प्लांट एंड एनिमल सेल। चलो थोड़ा सा माइक्रोबॉडीज के बारे में भी बता देती हूँ। यहीं पर लास्ट में सिर्फ 2 लाइन्स हैं इसके बारे में कि माइक्रोबॉडीज क्या होती हैं। ये भी बच्चों एक तरह के सेल ऑर्गेनेल्स हैं। यहाँ पे तुम्हारी बुक में नाम नहीं दिए, जो तुम पैरोक्सिसोम्स नहीं पढ़ते, कई जगह आता है, पहले तो बहुत डिटेल में पढ़ना होता था हम लोगों को, 2010 से पहले बहुत क्वेश्चन आते थे पैरोक्सिसोम्स पे, अब कम हो गए, एनसीईआरटी में है नहीं, इसका नाम डायरेक्टली नहीं है, ठीक है। बट ध्यान रखना माइक्रोबॉडीज ही, पैरोक्सिसोम एक तरह की माइक्रोबॉडी ही है। पैरोक्सिसोम के अलावा एक ग्लायोक्सिसोम भी होते हैं। ऐसे माइक्रोबॉडीज क्यों बोलते हैं इनको हम बच्चों, क्योंकि ये भी छोटी छोटी वेसिकल्स होती हैं जिनके अंदर तरह तरह के एंजाइम्स भरे रहते हैं। जैसे लाइसोसोम में नहीं होते थे, बट लाइसोसोम में तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं और इनमें दूसरे पर्पस के लिए एंजाइम्स होते हैं। जैसे अगर मैं पैरोक्सिसोम की बात करूं तो पैरोक्सिसोम के अंदर कैटालेज एंजाइम्स हैं, कैटालेज एंड एक और है ना पैरोक्सीडेज। वहाँ आया था क्या, कुछ याद आ रहा है? जो इसका अगला चैप्टर है बायोमॉलिक्यूल, वहाँ पर आएगा कि हीम जो है वो कैटालेज एंड पैरोक्सीडेज का प्रोस्थेटिक ग्रुप है। कोएंजाइम, कोफैक्टर्स नहीं पढ़ते हम एंजाइम्स के दोस्त जो उनको एक्टिवेट करते हैं, तो कैटालेज एंड पैरोक्सीडेज एंजाइम्स का प्रोस्थेटिक ग्रुप कौन है, पक्का दोस्त कौन है, हीम। जब तक वो इनसे अटैच नहीं होगा तब तक ये दोनों एंजाइम काम ही नहीं करेंगे। इनका काम क्या है, इन दोनों का काम है पैरोक्सीडेशन, या यूं समझ लो इन दोनों का काम है डिटॉक्सिफिकेशन। पैरोक्सिसोम में जो दोनों एंजाइम्स है ना बच्चों, ये क्या करते हैं मिलकर, ये दोनों मिलकर डिटॉक्सिफिकेशन का काम करते हैं। अभी मैंने एसईआर का फंक्शन भी बताया था तुम्हें, सेम वही फंक्शन पैरोक्सिसोम का भी, यानी लिवर सेल्स आर रिच इन, लिवर सेल्स में एसईआर भी बहुत सारे होंगे और पैरोक्सिसोम्स भी बहुत सारे होंगे। ना सिर्फ लिवर सेल, किडनी सेल्स में भी होंगे। जहाँ भी डिटॉक्सिफिकेशन एक्टिविटीज होती हैं वहाँ एसईआर भी ज़्यादा होता है और पैरोक्सिसोम्स भी ज़्यादा होते हैं, ठीक है, क्लियर है। ग्लायोक्सिसोम की कोई डिटेल तुम्हारे कोर्स में नहीं है। बहुत पुराने पीवाईक्यूज 2010 से पहले की देखोगे तो वहाँ लिखा रहेगा बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स। कई बार हमारी बॉडी में फैटी एसिड्स का ऑक्सीडेशन भी तो होता है बच्चों, तो फैटी एसिड्स का ना कई तरह का ऑक्सीडेशन होता है, उसमें से एक बीटा ऑक्सीडेशन होता है, तो उसमें ग्लायोक्सिसोम्स रोल प्ले करते हैं। और उसके अलावा भी कई बार सीड्स में, हाँ सीड्स में भी वही फैटी एसिड्स का ऑक्सीडेशन होता है, उसी में करते हैं, वही है, ठीक है, समझ में आ गया। तो माइक्रोबॉडीज के बारे में ये ज़्यादा डिटेल तुम्हें याद नहीं रखनी, पर इतना सा याद रखना है, एक तो जो एनसीईआरटी में दिया है कि भाई ये भी मेम्ब्रेन बाउंड है, दिख रहा है आपको, छोटी छोटी वेसिकल्स हैं, माइन्यूट वेसिकल्स हैं, ओके, इसलिए इनका नाम माइक्रो बॉडीज है। इनके अंदर एंजाइम्स होते हैं और ये प्लांट में भी मिलेंगी आपको, एनिमल्स में भी मिलेंगे। अच्छा, पैरोक्सिसोम का प्लांट्स में फंक्शन बताओ, भूल गए क्या तुम, बताओ, याद करो। जो हम फोटो रेस्पिरेशन पढ़ते हैं, C2 साइकिल, CPM, 3 ऑर्गेनेल्स में होता है ना, वो क्लोरोप्लास्ट, पैरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। तो फोटो रेस्पिरेशन पैरोक्सिसोम्स करवाते हैं। हमारे में पैरोक्सिसोम डिटॉक्सिफिकेशन करा रहे हैं, प्लांट में टॉक्सिक प्रोसेस करा रहे हैं। C2 साइकिल बेकार है ना, फोटो रेस्पिरेशन कहाँ पसंद है किसी प्लांट को, इसलिए तो नेचर ने इवॉल्व करते वक्त जब C3 प्लांट से C4 प्लांट्स बने तो C4 प्लांट्स में ऐसा प्रोसेस ही नहीं बनाया कि फोटो रेस्पिरेशन हो, उनके RUBP को छुपा दिया अंदर। पहुंचे कि नहीं पहुंचे बॉटनी पर, भूल गए, चलो जब रिवाइज करेंगे बॉटनी देन यू विल रिमेंबर, ठीक है, क्लियर है। माइक्रोबॉडी समझ में आ गई कि क्या होती हैं। सो ये कह रहा है कि माइक्रोबॉडीज आर प्रेजेंट बोथ इन प्लांट एंड एनिमल सेल, सही है। यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ क्या तुम्हें, एक हम स्फेरोजोम्स भी पढ़ते हैं कभी कभार, है नहीं एनसीईआरटी में, बट ये कुछ कॉमन टर्म्स हैं जो कहीं ना कहीं आ जाती हैं। स्फेरोजोम माइक्रोबॉडीज में नहीं आती बच्चों, स्फेरोजोम भी वही छोटी छोटी वेसिकल्स होती हैं जिनके अंदर तरह तरह की चीज़ें भरी रहती है। मेनली यहाँ पर स्फेरोजोम्स में फैट का स्टोरेज होता है, दीज आर फैट स्टोरेज बॉडीज, ठीक है, स्फेरोजोम फैट स्टोरेज बॉडी है एंड दे आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल्स। थोड़ा सा चाहो तो इसके बारे में लिख लो बस, ये इतना सा। माइक्रोबॉडीज में नहीं आती, अलग है। स्फेरोजोम भी एक अलग तरह के ऑर्गेनल्स हैं जो फैट स्टोरेज का काम करते हैं, ठीक है, क्लियर। चलिए, सो हमें गलत ढूंढना था, वैसे हमें मिल गया। द पेरीन्यूक्लियर स्पेस, क्या होता है पेरीन्यूक्लियर स्पेस, ये वाला, दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है, दैट इज पेरीन्यूक्लियर स्पेस, फॉर्म अ बैरियर बिटवीन द मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस
एंड दैट ऑफ द साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि अच्छा हाँ ठीक है, द पेरी न्यूक्लियर स्पेस एक बैरियर बनाता है। वैसे तो न्यूक्लियर एनवेलप भी पूरा बैरियर ही बना रहा है, पर इन्होंने पेरी न्यूक्लियर स्पेस के लिए अलग से लिख दिया है। ठीक है, उससे कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं। एक बार देख लूँ मैं ये स्टेटमेंट कहाँ है एनसीईआरटी में, मुझे ऐसा ध्यान है एनसीईआरटी में, हाँ सही है बच्चों, इसी के लिए लिखा है, पेरी न्यूक्लियर स्पेस के लिए लिखा है। नहीं देखो ऐसे करते हैं कभी कभार, ये एक्चुअली में ये जो स्टेटमेंट है ना, ये स्टेटमेंट न्यूक्लियर एनवेलप के लिए है कि भाई न्यूक्लियर एनवेलप विच कंसिस्ट ऑफ 2 पैरेलल मेम्ब्रेन विद अ स्पेस कॉल्ड पेरीन्यूक्लियर स्पेस, ये अलग एक स्टेटमेंट हो गया। अब न्यूक्लियर एनवेलप क्या करता है, इट फॉर्म्स अ बैरियर बिटवीन द मटेरियल, यानी साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म के बीच का एक बैरियर है। बट वो यहाँ से लाइन उठा के क्वेश्चन बनाया ना, तो देखो इन्होंने ये स्टेटमेंट पेरीन्यूक्लियर स्पेस के लिए लिख दिया। ठीक है, अब ऐसे ही होता है एनसीईआर कभी कभार। कब का क्वेश्चन है ये, 2021। कोविड के बाद तो कई सारे ऐसे क्वेश्चंस आए हैं बच्चों जिनको देखकर ही ऐसा लगता है कि यार कुछ तो मजाक कर रहे हैं, ऐसा लगता है इतने इजी क्वेश्चन है, और कुछ में गलतियां दिख रही हैं साफ साफ, तो भी पता नहीं कहाँ छुप जाती हैं वो गलतियां। ठीक है, बट इसको हमें सही मानना पड़ेगा, वी आर कन्फर्म कि यार ये वाला तो गलत है ही, सो वी हैव टू गो विद सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, यहाँ दे रखा है वो कौन सी सेल्स हैं जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता, इरिथ्रोसाइट ऑफ मैमल्स यानी आरबीसीज एंड सीव ट्यूब सेल्स ऑफ वैस्कुलर प्लांट। अब देखो फिर कितनी बड़ी गलती कर दी, सीव ट्यूब सेल्स नहीं बोलते इनको कभी भी, सीव ट्यूब एलिमेंट्स बोलते हैं। सीव सेल्स तो हमने जिम्नोस्पर्म में पढ़ी थी, जिनमें कि न्यूक्लियस होता है। छोटे छोटी चीज़ें हैं जो एनसीईआरटी में बहुत हाईली नीडेड है कि उनको करेक्ट करा जाना चाहिए, कब होंगी पता नहीं। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट मैच द कॉलम टाइप क्वेश्चन है। क्रिस्टी को किससे मैच करूं, माइटोकॉन्ड्रिया की इनफोल्डिंग्स। ठीक है भाई, थाइलेकॉइड्स कहाँ होते हैं, थाइलेकॉइड्स होते हैं क्लोरोप्लास्ट में, ये रहा फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सेक। माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर तो सबको पता ही है, ये देखो वापस जाते हैं हम बैक पे, वैक्यूल तक हमने रिवाइज कर लिया था। उसके बाद तुम्हारी एनसीईआरटी में दोनों जो डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल है उनके बारे में दे रखा है। माइटोकॉन्ड्रिया यू नो डबल मेम्ब्रेनस होता है, आउटर इनर, इनर में क्रिस्टी तुम्हें दिख ही रहे हैं, अंदर मैट्रिक्स भरा हुआ है। क्रिस्टी पर पता है आप लोगों को ऑक्सीजोम्स लगे रहते हैं। अगर मैं ऐसे एक क्रिस्टी बनाऊं तो इस क्रिस्टी पे तुम टेनिस रैकेट लाइक पार्टिकल्स नहीं बनाते, F0 F1 याद आ रहा है जब रेस्पिरेशन पढ़ते हो फिजियोलॉजी में, वही है ये ऑक्सीजोम्स, F0 F1 पार्टिकल्स। यही तो मेन जगह है जहाँ पर क्रैब साइकिल नहीं, ETS होता है। ठीक है, ATP सिंथेज है ना, ये यही F0 F1 पार्टिकल्स एक्ट एज ATP सिंथेज, जो ATP का सिंथेसिस करते हैं। और फिर यहाँ पे बहुत सारे साइटोक्रोम्स होते हैं ना, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ अलग अलग टाइप के, वो सब यही है। क्लियर, तो क्रिस्टी इनर मेम्ब्रेन का ही पार्ट है और उसी पर ये सारी चीज़ें हैं, एंड दिस इज ऑल द साइट ऑफ ETS। ये सब की वजह से ही जो रेस्पिरेशन का लास्ट स्टेप है, जिससे एक्चुअली में ATP बनती है, लास्ट स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन वो यही होता है। दैट्स वाई आप माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में जो अंदर मैट्रिक्स भरा रहता है, इट इज़ द साइट ऑफ क्रैब साइकिल। क्रैब साइकिल, कैल्विन साइकिल मत कर देना, कैल्विन साइकिल फोटोसिंथेसिस में होता है, क्रैब रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन रे आ रहा है तो क्रैब रेस्पिरेशन में होता है। ठीक है, और वो कहाँ होता है, ग्लाइकोलाइसिस, वो भी डाल दो माइटोकॉन्ड्रिया में, वो भी डाल दो इसमें, नहीं ये सेल में है तो सेल के साइटोप्लाज्म में होता है ग्लाइकोलाइसिस, कॉमन पाथवे, एरोबिक और एनारोबिक का कॉमन। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया और बाकी माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में मैंने तुम्हें बता ही दिया था कि माइटोकॉन्ड्रिया अपने आप में केपेबल है, इट डिवाइड बाय फिजन, क्योंकि इसके पास खुद का क्या है, खुद का DNA है। कैसा DNA है, सिंगल सर्कुलर DNA, खुद का RNA है, 70S टाइप के राइबोसोम्स हैं, और वो सभी चीज़ें हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड है। सो इट एक्ट एज अ सेल, ये सेल नहीं है, ये एक ऑर्गेनेल है, बट बिल्कुल प्रोकैरियोटिक सेल जैसा दिखता है। इट इज़ सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल, ऐसे ऑर्गेनेल को कहते हैं सेमी ऑटोनॉमस, जो खुद अपने काम कर सकता है। बट यस, सेमी क्यों लगा दिया, जब तक न्यूक्लियस ऑर्डर नहीं देगा तब तक नहीं करेगा। ठीक है, क्लियर, इट इज़ अ साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक में तो माइटोकॉन्ड्रिया की जरूरत ही नहीं है। ठीक, अब प्लास्टिड्स पे आ जाओ। प्लास्टिड्स में 3 टाइप्स हैं, जिनमें से ल्यूकोप्लास्ट के एग्जाम्पल्स पे क्वेश्चन आता है बच्चों। ल्यूकोप्लास्ट में मिक्स मत करना, मैच द कॉलम भी आ सकता है। अमाइलो स्टार्च के लिए होता है अमाइलेज, तो अमाइलोप्लास्ट स्टार्च को स्टोर करेगा, जैसे कि पोटैटोज में, पोटैटो सेल्स आर रिच इन अमाइलोप्लास्ट, बनाना, राइस, इन सब में होगा। इलायोलिपिड्स के लिए आएगा, L फॉर लिपिड, ऑयल्स एंड फैट को स्टोर करता है।
और एल्यूरोप्लास्ट, जैसे एल्यूरॉन लेयर आती है ना, प्रोटीन रिच लेयर एंडोस्पर्म में, एल्यूरो वर्ड इज रिलेटेड टू प्रोटीन, सो एल्यूरोप्लास्ट प्रोटीन को स्टोर करता है, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट की अगर मैं बात करूं, जो कलर प्रोवाइड करता है फ्लावर्स को, दूसरे सब अलग अलग चीज़ों को, तो अगर मैं क्रोमोप्लास्ट की बात करूं तो क्रोमोप्लास्ट में बहुत तरह के पिगमेंट्स होते हैं बच्चों, ठीक है, जिनमें से कुछ एग्जाम्पल यहाँ दिए हैं, जैसे कि केरोटिनॉइड पिगमेंट्स, दे आर फैट सोल्यूबल पिगमेंट। अब एक बात याद रखना कि है ना, कुछ पिगमेंट्स वैक्यूल में भी स्टोर होते हैं बच्चों, यहाँ पे अभी वैक्यूल हमने पढ़ा था ना, वहाँ पे तुम एक पॉइंट ऐड कर सकते हो, प्लांट के कुछ पिगमेंट्स वैक्यूल में भी स्टोर होते हैं। वैक्यूल का एक फंक्शन और है, स्टोर पिगमेंट्स, पर वैक्यूल उन पिगमेंट्स को स्टोर करेगी जो वाटर सोल्यूबल पिगमेंट्स हैं बच्चों। क्यों बताओ? क्योंकि वैक्यूल के अंदर क्या भरा हुआ है, वाटर एंड सैप, तो वो फैट सोल्यूबल पिगमेंट्स को कैसे स्टोर करेगी भला? नहीं कर सकती ना। वाटर सोल्यूबल पिगमेंट्स का एग्जाम्पल है एंथोसाइनिन, शायद बायोमॉलिक्यूल्स में जो लिस्ट है ना सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की, एक बार देख लेना, वहाँ एंथोसाइनिन का नाम है। जो बीट रूट खाते हैं हम चुकंदर, आप उसको काट के पानी में या वैसे ही रखो तो बहुत जल्दी वो पानी रेड कलर का हो जाएगा, क्योंकि एंथोसाइनिन्स आर वाटर सोल्यूबल पिगमेंट जो फटाफट वाटर में डिजोल्व होकर उसको रेड कर देंगे, ठीक है। तो एंथोसाइनिन वाटर सोल्यूबल पिगमेंट है, या कोई भी वाटर सोल्यूबल पिगमेंट वैक्यूल में स्टोर होएगा। लेकिन जो फैट सोल्यूबल पिगमेंट्स हैं वो कभी भी वैक्यूल में नहीं होते, बल्कि वो प्लास्टिड्स में होते हैं। जैसे क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल, वो भी फैट सोल्यूबल है, और क्रोमोप्लास्ट में बाकी जो भी पिगमेंट्स हैं वो सब, ठीक है। तो क्रोमोप्लास्ट में केरोटिनॉइड्स आर, ध्यान रखना, फैट सोल्यूबल पिगमेंट, लॉजिक लगा लेना, वैक्यूल में वाटर सोल्यूबल, यहाँ फैट सोल्यूबल, ठीक है। जैसे कि केरोटिनॉइड में आता है कैरोटीन, ज़ेंथोफिल, और जो भी आप ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी में पिगमेंट्स पढ़ते थे ना, वो सब, ठीक है। क्लियर है क्या? ये अलग अलग तरह के कलर्स प्रोवाइड करते हैं। अब ये एक और चीज़ यहाँ पे मैं तुम्हें बता देती हूँ, हम फोटोसिंथेसिस में पढ़ चुके हैं कि कोई भी बच्चा ये नहीं सोचेगा कि मैम क्रोमोप्लास्ट में ही होते हैं क्या केरोटिनॉइड, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है बच्चों। आपने पढ़ा है फोटोसिंथेसिस चैप्टर में कि जो क्लोरोप्लास्ट है उसमें 3-4 तरह के पिगमेंट्स पढ़े थे, इफ यू रिमेंबर, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, केरोटिनॉइड, ज़ेंथोफिल पढ़े थे। तो जो क्लोरोप्लास्ट है उसमें सिर्फ क्लोरोफिल ही नहीं होता, बल्कि क्लोरोफिल के अलावा केरोटिनॉइड पिगमेंट्स भी होते हैं, पढ़ते हैं ना हम। क्लोरोफिल ए तो चीफ पिगमेंट है, और बाकी सारे पिगमेंट्स एसेसरी या एंटीना मॉलिक्यूल की तरह काम करते हैं, ठीक है। तो कहीं नीट में गड़बड़ मत कर देना कि भाई बाद में तुमसे पूछ लें कि केरोटिनॉइड पिगमेंट्स आर प्रेजेंट इन, ऑप्शन में तुम टिक कर दो ओनली क्रोमोप्लास्ट, नहीं, क्योंकि ये कलर देते हैं तो क्रोमो में तो होंगी, बट साथ में क्लोरो जो ग्रीन कलर का है उसमें भी एज अ एसेसरी मॉलिक्यूल ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। क्लियर है? चलिए, अब क्लोरोप्लास्ट का थोड़ा सा स्ट्रक्चर है, बहुत अच्छे से तुम्हें पता होगा, वही आउटर इनर मेम्ब्रेन होती है, इसमें भी अंदर मैट्रिक्स भरा रहता है, बट यहाँ पे मैट्रिक्स का नाम है स्ट्रोमा। माइटोकॉन्ड्रिया में मैट्रिक्स था, यहाँ उसे स्ट्रोमा कर दिया, स्टोमा नहीं। स्टोमा तो स्टोमेटा के लिए आता है, स्टोमा यानी ओपनिंग, स्टोमेटा ये है स्ट्रोमा, ठीक है। यहाँ भी स्ट्रोमा में वो सब होता है जो माइटोकॉन्ड्रिया के पास है, DNA, 70S राइबोसोम, एंजाइम सिंथेसिस वगैरह, ठीक है, सब होता है। अब यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक टर्म्स हैं, स्पेशली ये 2 टर्म्स में आप गलती करते हो। क्लोरोप्लास्ट का जब आप स्ट्रक्चर बनाओगे बच्चों, तो क्लोरोप्लास्ट में आपको ऐसे सिक्कों की ढेरी बनानी है, पाइल ऑफ कॉइन्स, सिक्के को एक के ऊपर एक रख दो। हर सिक्का है थाइलेकॉइड, एक सिक्के का नाम है थाइलेकॉइड, और सारे थाइलेकॉइड्स के ढेरी को, इनके पाइल को कहते हैं ग्रेनम। बहुत सारे ग्रेनम हैं तो ग्रेना, ठीक है, ग्रेना, यहाँ तो ग्रेनम ही लिखा है। ये सारे ग्रेना एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहते हैं, बहुत सारे होते हैं, इंटरकनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। ये जो इनके कनेक्शंस हैं इनको बोलते हैं स्ट्रोमल लैमिला। लैमिला है ये, लैमिलर स्ट्रक्चर है, और ये स्ट्रोमा में है। नाम बहुत कंफ्यूज करता है बच्चों को, स्ट्रोमल लैमिला कहाँ से आ गया मैम, बट दिस इज स्ट्रोमल लैमिला बच्चों, ठीक है। या फिर इसका एक और नाम है इंटरग्रेनल थाइलेकॉइड, 2 ग्रेना को कनेक्ट करने वाला इंटरग्रेनल थाइलेकॉइड, इसको भी थाइलेकॉइड बोल सकते हो आप, क्योंकि इस पर भी क्लोरोफिल पिगमेंट्स होते हैं। इस बात को बहुत अच्छे से वो बच्चे समझ पा रहे होंगे जिन्होंने मुझसे फोटोसिंथेसिस पढ़ा है। हम उसमें अच्छे से पढ़ते हैं PS1 PS2 के बारे में, सब इन सब पर होते हैं। तो ये सब मिलकर मेम्ब्रेन सिस्टम कहलाते हैं, और क्या करते हैं, लाइट रिएक्शन करते हैं। लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स कहाँ दे देते हैं, स्ट्रोमा में दे देते हैं। फिर स्ट्रोमा उन प्रोडक्ट्स को यूज़ करके क्या करता है, डार्क रिएक्शन करता है।
डार्क रिएक्शन का मतलब C3 साइकिल एंड C4 साइकिल, ठीक है। सो ये तो हो गया मेम्ब्रेन सिस्टम विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइट रिएक्शन, जिससे ATP और NADPH बनेंगे, फिर उसका ट्रांसफर हो जाएगा स्ट्रोमा में। स्ट्रोमा में पड़ा है RUBP, है ना, RUBP रुबिस्को एंजाइम, जिसकी हेल्प से CO2 को पकड़ के खाना बनाया जाएगा। सो क्लोरोप्लास्ट को किचन ऑफ द सेल कहते हैं, ठीक है। क्लियर। यहाँ पे इस पे से भी शायद मुझे ध्यान है, एक बार कुछ क्वेश्चन आया था कि जो क्लोरोप्लास्ट हैं वो अलग अलग शेप के होते हैं, लेंथ शेप, ओवल, स्फेरिकल, डिस्कॉइड, रिबन लाइक, स्पाइरो वगैरह में होता है ना जैसे स्पाइरल, ठीक है। एंड नंबर भी वेरी करता है, माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर भी वेरी करता है। जो सेल जितना ज़्यादा एनर्जी बनाएगी, फिजियोलॉजिकली एक्टिव होगी, उस सेल में माइटोकॉन्ड्रिया उतने ही ज़्यादा होंगे। ऐसे ही जो सेल जितना एक्टिवली फोटोसिंथेसिस करेगी, उसमें क्लोरोप्लास्ट उतने ही ज़्यादा होंगे। जैसे अगर हम क्लेमाइडोमोनास की बात करें, ग्रीन एल्गी, सिंगल सेल ग्रीन एल्गी, है ना, तो इसमें कप शेप का एक ही क्लोरोप्लास्ट होता है, 1 पर सेल। लेकिन अगर आप लीफ के मीजोफिल टिश्यू को देखोगे तो हर सेल में 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट होते हैं, सोचो आप, ठीक है। कहाँ तो हमें लगेगा क्लोरोप्लास्ट कितना बड़ा स्ट्रक्चर है, सेल में कैसे आएगा। एक सेल में 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट मीजोफिल में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। डन, समझ में आ गया। माइटोकॉन्ड्रिया में एक स्टेन का नाम लिख लेना बच्चों, जेनस ग्रीन। माइटोकॉन्ड्रिया ना ऐसे नहीं दिखाई देता, जब उसे स्टडी करना है कुछ स्पेसिफिक स्टेन्स यूज होते हैं, जिनमें से एक स्टेन है जेनस ग्रीन। मुझे नहीं लगता तुमसे पूछेंगे, बट मैंने लिखवा दिया है, कहीं पढ़ा था मैंने, इसमें शायद क्वेश्चंस वगैरह में दे रखा है कहीं। ओके, थाइलेकॉइड समझ में आ गया। फ्लैट मेम्ब्रेनस सैक, ये थाइलेकॉइड है, बहुत सारे थाइलेकॉइड जुड़कर ग्रेनम बनाएंगे। सेंट्रोमियर, जल्दीबाजी में सेंट्रोमियर और सेंट्रियोल को भी मिक्स कर देते हो तुम। सेंट्रोमियर क्रोमोसोम पर, सेंट्रियोल ऑर्गेनेल, ठीक है। तो सेंट्रोमियर इज द प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन, और सिस्टर्नी को क्रिस्टी मत पढ़ लेना, ठीक है। सिस्टर्नी डिस्क शेप सैक इन गोल्जी एपरेटस, जो पैरेलल रेंज है। सो क्रिस्टी थर्ड, पी को थर्ड से मैच करना है, एक ही ऑप्शन में, सो ऑप्शन 4, ठीक है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े। नेक्स्ट, व्हेन द सेंट्रोमियर इज सिचुएटेड इन द मिडल, देखो दोबारा आया हुआ है क्वेश्चन 2021 में। सेंट्रोमियर मिडल में, एकदम मिड में है, दोनों इक्वल आर्म्स होंगी बट ऑब्वियस, तो आप इसे कहेंगे मेटासेंट्रिक। अवे फ्रॉम मिडल आता सब मेटासेंट्रिक, एट द एंड आता टेलोसेंट्रिक, नियर द एंड आता एक्रोसेंट्रिक। क्लियर। द ऑर्गेनिल दैट आर इंक्लूडेड इन द, देखो एंडोमेम्ब्रेन पे दोबारा आया हुआ है क्वेश्चन 2021 में, 2024 में भी था। द ऑर्गेनिल्स दैट आर इंक्लूडेड इन द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम आर, कौन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम को बनाते हैं? ER, GB, लाइसोसोम एंड वैक्यूल, ये रहा ऑप्शन 3। नेक्स्ट, विच इज इंपॉर्टेंट साइट, ये भी रिपीट हुआ है, विच इज इंपॉर्टेंट साइट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स, GB। मैंने कहा ना इस चैप्टर को समझना, पढ़ने में थोड़ा टाइम लगता है, बट इसके क्वेश्चन इतने आसान आते हैं, तुमसे फटाफट होंगे, टाइम कंज्यूमिंग नहीं होते। विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इनकरेक्ट बताना है हमें, ठीक है। लाइसोसोम आर फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द ER। अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि यार ER में एंजाइम बने, फिर GB में पैक हुए और फिर वो लाइसोसोम को बनाया, तो अब यहाँ GB होना चाहिए था या ER को भी मान सकते हैं, सो वी पुट अ क्वेश्चन मार्क, ठीक है। लाइसोसोम हैव न्यूमरस हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, बिल्कुल ठीक है। द हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स ऑफ लाइसोसोम आर एक्टिव अंडर एसिडिक pH, बिल्कुल ठीक है। लाइसोसोम आर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, भी बिल्कुल ठीक है, हम हमेशा ऐसे बनाते हैं लाइसोसोम को, तो यस यहाँ पर GB होना चाहिए था, ठीक है, इसलिए ये ही इनकरेक्ट है, क्योंकि जो एक्चुअल पैकेजिंग हुई है वो GB में हुई है, मैन्युफैक्चरिंग ER में हुई है। ऐसा मत समझना कि लाइसोसोम GB से बन के निकल गया, क्योंकि एंजाइम क्या है, प्रोटीन कहाँ बनते हैं, RER में, तो ER ने एंजाइम्स को बनाया, GB ने उनको मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग की, फिर वो लाइसोसोम की फॉर्म में बाहर निकल गए। विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग माइटोकॉन्ड्रिया इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट बताना है भाई तुमको माइटोकॉन्ड्रिया के लिए, ठीक है। इट मैट्रिक्स कंटेन सिंगल सर्कुलर DNA molecule and ribosome. Outer membrane is permeable to monomers of carbohydrate, fat and protein. अब हमने ये तो पढ़ा है कि परमिएबल होती है, बट किसके लिए होती है ऐसा कुछ तो हमने पढ़ा ही नहीं, तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, ठीक है।
एंजाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट यानी ETS आर एम्बेडेड इन आउटर मेम्ब्रेन। वेरी रॉन्ग, आउटर मेम्ब्रेन मत कर देना जल्दीबाजी में, इनर मेम्ब्रेन पे क्रिस्टी बताए थे ना, तो ETS कहाँ होता है, इनर मेम्ब्रेन पे होता है, दिस इज इनकरेक्ट। इनर मेम्ब्रेन इज कॉन्वोल्यूटेड यानी फिंगर लाइक फोल्डिंग्स इज कॉन्वोल्यूटेड विद इन फोल्डिंग, दैट इज क्रिस्टी, तो ये बिल्कुल ठीक है, यानी हमें इनकरेक्ट के लिए ये कंफर्म है, तो यस इसका मतलब ये सही स्टेटमेंट है कि वो परमिएबल होता है। तो किसके लिए परमिएबल होता है, इन सब चीज़ों के लिए, जिससे वो अंदर आ सकें और रेस्पिरेशन वगैरह कर सकें। ठीक है, डन भाई। ऑक्सीडेशन फाइनली इन्हीं का तो होगा जो इनसे बना है, पायरुवेट का होगा, फैट्स का होगा, लिपिड्स, प्रोटीन सबका होगा, तो यस इट इज परमिएबल। ठीक है, नेक्स्ट द शॉर्टर एंड लॉन्गर आर्म, देखो फिर आया इस टॉपिक पे क्वेश्चन, मैंने कहा ना रिपीटेडली आए हैं, पी आर्म एंड क्यू आर्म ऑफ अ सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम आर रेफर्ड एज। ये कब आया, 2019 में। देखो कभी कभार, बहुत कभी कभार एक क्वेश्चन, 90 में से एक क्वेश्चन आउट ऑफ NCERT आ जाता है, उसके लिए तुम्हें सब कुछ नहीं पढ़ना, वो हम हमारे एक्सपीरियंस के बेस पर तुम्हें बता देते हैं। ठीक है, सो ये रहा आपका आंसर P एंड Q। याद रखने का सिंपल तरीका, लॉन्गर आर्म Q कतार, तो Q आर्म लॉन्गर है। P फॉर पेटेट होता है, PETIT, पेटेट यानी शॉर्ट, इसलिए शॉर्टर आर्म को P आर्म कहते हैं। ठीक है, विच पेयर ऑफ ऑर्गेनेल डज नॉट कंटेन DNA, डज नॉट कंटेन DNA, हमने पढ़ा 2 में DNA होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में और प्लास्टिड्स में। तो यहाँ पर ये रहा लाइसोसोम एंड वैक्यूल, यहाँ पर तो क्लोरोप्लास्ट है, यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया है, यहाँ भी है, सो लाइसोसोम एंड वैक्यूल, इनके पास खुद का DNA नहीं होता। मैच द कॉलम, गोल्जी एपरेटस को किससे मैच करूँ, ये देखो फिर आया ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स, 3 बार आ गया अभी तक। लाइसोसोम को किससे मैच करूँ, इससे कर दूँ, देखो डाइजेस्टिंग बायोमॉलिक्यूल्स, ये बायोमॉलिक्यूल्स को डाइजेस्ट करता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स को डाइजेस्ट करता है, बिल्कुल ठीक है। वैक्यूल ट्रैप करती है वेस्ट एंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को, और राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री यानी सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। ए का थर्ड, 2 ऑप्शंस में है, बी का फोर्थ ये रहा। ठीक है, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज ट्रू फॉर न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस के लिए ट्रू बताना है बच्चों आपको, ट्रू न्यूक्लियोलस, गलती से न्यूक्लियस मत पढ़ लेना, ये सेल, ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियोलस। ठीक है, लार्जर न्यूक्लियोलाई आर प्रेजेंट इन डिवाइडिंग सेल्स, डिवाइडिंग सेल्स में तो न्यूक्लियोलाई डिसअपियर हो जाता है, मैंने बताया था लास्ट सेशन में कि जो सेल इज एक्टिवली इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस उसमें बड़े बड़े और न्यूमरस न्यूक्लियोलाई होते हैं, तो दिस इज रॉन्ग। इट इज अ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, बिल्कुल गलत, मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता, ध्यान रखना, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंड है, बट न्यूक्लियोलस को हमेशा इसलिए मैं ऐसे बनाती हूँ, इस पर कोई मेम्ब्रेन मत बना देना तुम, न्यूक्लियोलस इज अ नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। ठीक है, इट टेक्स पार्ट इन स्पिंडल फॉर्मेशन, स्पिंडल फॉर्मेशन तो सेंट्रियोल का फंक्शन है, इसका नहीं है। इट इज अ साइट फॉर एक्टिव rRNA सिंथेसिस, यस ये हमने डिस्कस किया था कि न्यूक्लियोलस rRNA को बनाता है, बाकी T एंड mRNA किससे बनते हैं, मेन DNA से बनते हैं। ठीक है, सो करेक्ट मिल गया हमें ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गोल्जी कॉम्प्लेक्स पार्टिसिपेट्स इन, 2018 में पूछा गया गोल्जी कॉम्प्लेक्स का इनमें से क्या फंक्शन है। ठीक है, फैटी एसिड ब्रेकडाउन, ऐसा कुछ हमने नहीं पढ़ा। फॉर्मेशन ऑफ सिक्रीटरी वेसिकल्स, हो सकता है बिल्कुल, जो भी चीज़ें निकलती हैं वेसिकल्स की फॉर्म में निकलती हैं, क्वेश्चन मार्क लगा दो। बैक्टीरिया में तो होते ही नहीं है। एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड, गलत, सो ऑप्शन 2। ठीक है, 2018 का क्वेश्चन है, मतलब तुम समझ रहे हो ना, कहीं भी अगर अटकेंगे किसी भी ऑप्शन पे तो अननेसेसरी उसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा क्वेश्चन मार्क लगा के आगे बढ़ो, तुम्हें अपने आप आंसर मिल जाएगा। बहुत कम केसेस में ऐसा होता है जहाँ पे तुम्हें उसके बारे में थोड़ा सेकंड थॉट देना पड़ता है, अदरवाइज यू विल फाइंड योर आंसर। ठीक है, टाइम मत वेस्ट करना बच्चों, नीट के एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पता लगा तुम्हें आता तो सब कुछ है बट तुम टाइम मैनेज ही नहीं कर सके और तुम सारे क्वेश्चन ही अटेम्प्ट नहीं कर सके। यहाँ तो करेक्ट अटेम्प्ट करने वाले क्वेश्चन तक बहुत ज़रूरी है कि इतने मिनिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं आपको, आप अटेम्प्ट ही नहीं कर सकोगे तो आप ही डिसाइड करके आ जाओगे आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। ठीक है ना, जिस हिसाब से कट ऑफ बढ़ रही है, यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस एंड उनमें से मैक्सिमम सही होने चाहिए, इसीलिए बोलते हैं नीट इज अ गेम ऑफ स्पीड एंड एक्यूरेसी। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट डज नॉट अकर इन रफ ER। ठीक है, रफ ER में इनमें से क्या नहीं होता, ये आपसे पूछा है। ओके, तो देखिए जरा,
प्रोटीन फोल्डिंग, यस. प्रोटीन ग्लाइकोसाइलेशन, यस. क्लीवेज ऑफ सिग्नल पेप्टाइड, पेप्टाइड भी कहीं ना कहीं प्रोटीन से रिलेटेड है, तो हम इसमें यस मान सकते हैं. हालांकि तुम्हें लग रहा होगा कि मैम ये सारी टर्म्स हमने कहीं पढ़ी तो है नहीं, बट आप थोड़ा सा यहाँ पे कोरिलेट करो, ये सब प्रोटीन से रिलेटेड है, तो हम रफ ईआर में उसको मान सकते हैं, चाहे से हमारे कोर्स में नहीं है. कभी कभी ऐसे इनडायरेक्ट टर्म्स आ जाती हैं, बहुत रेयरली. ठीक है. एंड लास्ट फॉस्फोलिपिड सिंथेसिस. तो लिपिड सिंथेसिस तो सबको पता है एसईआर में होता है, तो ये आरईआर का फंक्शन नहीं है, सो वी गो विद ऑप्शन 4. ठीक है. हालांकि यहाँ पर थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा था कि प्रोटीन ग्लाइकोसाइलेशन दिया है, और मेनली जो ग्लाइकोसाइलेशन है यानी ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स का बनना वो जीबी में होता है, बट फॉस्फोलिपिड तो डेफिनेटली आरईआर में नहीं होता, सो वी हैव टू गो विद ऑप्शन 4. कई बार ऐसे कंफ्यूजिंग ऑप्शंस आ जाते हैं बच्चों, तो वहाँ पर जो ज़्यादा सही है उसके साथ ही हमें जाना पड़ता है. नेक्स्ट अगेन 2018 में देखो क्या पूछा है आपसे. 2018 में थोड़े बहुत आउट ऑफ वैसे क्वेश्चन आ रहे हैं. देखो लैंप ब्रश और पॉलीटीन, हालांकि मैं तुम्हें पढ़ाती हूँ इसीलिए मैं हर साल बच्चों को सेल चैप्टर में लैंप ब्रश और पॉलीटीन के बारे में ज़रूर बताती हूँ, क्योंकि पहले इन पर बहुत फ्रिक्वेंटली PYQs क्वेश्चन आते थे. देखो 2018 में भी इनका नाम है. ठीक है. NCERT में नहीं है ये, बट मैंने पढ़ाए हैं. सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच, इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है आपको. ठीक है. याद है लैंप ब्रश क्रोमोसोम और पॉलीटीन क्या बताए थे मैंने. पॉलीटीन का मतलब है मेनी थ्रेड्स, टीन यानी धागा, पॉली यानी मैनी. अगर किसी सेल में डीएनए डुप्लीकेशन तो होता जा रहा है, डीएनए डुप्लीकेशन हर बार हो रहा है. जब सेल डिवीजन चल रहा है तो इंटरफेज हमेशा आ रही है, लेकिन जब मेटाफेज के बाद एनाफेज आती है तो एनाफेज में ये अलग नहीं हो पाते थ्रेड्स. तो ऐसी सेल में क्रोमोसोम में पॉलीटीन क्रोमोसोम्स क्रिएट हो जाते हैं, जो कि जनरली आपको कहाँ मिलते हैं. ये जो पॉलीटीन क्रोमोसोम्स हैं इनको आपको ध्यान है, इनको बाल्बियानी क्रोमोसोम्स भी कहते हैं, जाइंट क्रोमोसोम्स भी कहते हैं. हाँ, बाल्बियानी या जाइंट क्रोमोसोम्स भी कहते हैं. और ये आपको मिलते हैं बच्चों सलाइवरी ग्लैंड्स ऑफ इंसेक्ट्स, जैसे ड्रोसोफिला वगैरह, इनकी जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं वहाँ पर इन बाल्बियानी या पॉलीटीन या जाइंट क्रोमोसोम्स को देखा गया है. ठीक है. तो पॉलीटीन क्रोमोसोम्स के लिए इन्होंने क्या दिया है, ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है. पॉलीटीन क्रोमोसोम यहाँ आएगा और oocyte ऑफ एम्फीबियन इसके सामने आएगा. तो oocyte ऑफ एम्फीबियंस तो कहना गलत है, शायद यही इनकरेक्ट मैच है, और देख लेते हैं हम. ठीक है. देन लैंप ब्रश भी बता देती हूँ. लैंप ब्रश क्रोमोसोम में मैंने तुम्हें बताया था कि कई सारे वर्टिब्रेट्स की जो सेल्स हैं वो डिप्लोटीन स्टेज में अरेस्ट हो जाती हैं. ठीक है. और जब वो डिप्लोटीन स्टेज में अरेस्ट होती हैं, ध्यान है आपको, डिप्लोटीन स्टेज रुकी रहती है जैसे oocytes में, तो डिप्लोटीन स्टेज में अरेस्ट हुए हुए उनके जो क्रोमोसोम्स हैं वो इस तरह से उनकी अनफोल्डिंग हो जाती है और वो इस तरह लैंप ब्रश की तरह दिखने लगते हैं. ये अनफोल्डिंग इसलिए हुई है जिससे कि वो एक्टिवली काम करते रहें. भाई जैसे आपको पता है डिप्लोटीन कई सालों तक रुकी रहेगी, हालांकि हमारे oocytes में भी डिप्लोटीन अरेस्ट होती है, बट हमारे में लैंप ब्रश क्रोमोसोम नहीं होते. मैमल्स में जनरली नहीं होते, बाकी वर्टिब्रेट्स में होते हैं. तो उनमें क्या होता है कि जो oocytes हैं जब वो डिप्लोटीन में अरेस्ट होती हैं तो उस दौरान काम तो करना है उन्हें कई ईयर्स तक, ऐसा तो है नहीं कि सेल्स को काम नहीं करना. तो उनके क्रोमोसोम्स की थोड़ी अनफोल्डिंग हो जाती है, क्योंकि हाईली फोल्डेड क्रोमोसोम कंडेंस स्टेज में वो काम नहीं कर पाएंगी. तो ये क्रोमोसोम हमें लैंप ब्रश के फॉर्म में दिखाई देने लगता है. मैंने बहुत रफ डायग्राम बनाया है. सो दीज आर कॉल्ड लैंप ब्रश क्रोमोसोम. तो यस, ये बिल्कुल सही है, दे आर डिप्लोटीन बाइवैलेंट्स. ठीक है. बाइवैलेंट वही डिप्लोटीन में अरेस्ट हुए हैं ना. इफ यू रिमेंबर मियोसिस में स्टेज आती हैं लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन. तो लेप्टोटीन के बाद जब जाइगोटीन आती है तब बाइवैलेंट्स बन जाते हैं ना, फिर पैकाइटीन में टेट्राड दिखने लग जाते हैं. तो यस, दे आर बाइवैलेंट्स. डिप्लोटीन में ही तो डिजॉल्व होते हैं, वो दूर दूर होते हैं, बट अभी डिप्लोटीन ही अरेस्ट हो गई, तो दे आर डिप्लोटीन बाइवैलेंट्स. थोड़ा टिपिकल लग रहा होगा आपको जिसने बिल्कुल प्योर NCERT पढ़ रखी है. डोंट वरी, 2018 में आया था, उसके बाद कभी इन दोनों पर क्वेश्चन नहीं आया. अगर प्योर NCERT बेस्ड पेपर बनता है तो इन पर नहीं आएगा, बट अगर पढ़ना चाहते हो तो ये दोनों मैंने सेल चैप्टर में NCERT लाइन टू लाइन सीरीज में पढ़ा रखे हैं, वहाँ जाके पढ़ लो. ठीक है. देन बिल्कुल शॉर्ट में बता रखा है इनके बारे में. ठीक है ना, बता रखा है ना इनके बारे में. ऐसा तो नहीं है मैंने सिर्फ NCERT के बारे में पढ़ाया तो फिर जो मेन लेक्चर्स हैं उसमें बताया हो क्लास में. एक बार देख लेना, चेक कर लेना, नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना. ठीक है. एलोसोम तो सबको पता है, सेक्स क्रोमोसोम्स को बोलते हैं. एलो यानी डिफरेंट. क्यों? जो हमारे बाकी के क्रोमोसोम्स हैं वो ऑटोसोम्स हैं, और एलो XX एंड XY तो दो तरह के हैं, इसलिए एलोसोम्स. ठीक है. सब मेटासेंट्रिक में आप ऐसे बोलते हो कि एक आम छोटी है एक बड़ी है. तो जब बच्चों सेल डिवीजन में इनको खींचा जाता है ना तो ये ऐसे दिखाई देते हैं आपको. यहाँ सेंट्रोमियर से पकड़ के स्पिंडल फाइबर इन्हें खींचेगा तो ये L शेप दिखेंगे. ठीक है. ये चीज़ तुम चाहो तो यहाँ लिख सकते हो, ये जो 4 तरह के क्रोमोसोम हैं
जब एनाफेज आती है, एनाफेज याद करो, और सेल अपने अपने क्रोमोसोम्स को खींचती है तो 4 तरह की शेप बनती है। इनकी बनती है वी शेप, ये देखो ऐसे सेंट्रोमियर पकड़ के खींचेगा दोनों आर्म्स बराबर तो वी शेप के बनते हैं। ये आपको दिखाई देंगे जे शेप के, एक आर्म बड़ी एक आर्म छोटी, ये जे शेप के। नहीं सब मेटा में एल, वही मैं देख रही थी, जे इसमें बनेगा। एल में एक आर्म बड़ी एक आर्म ज़्यादा छोटी भी नहीं, इस तरह एल शेप, ये सेंट्रोमियर पकड़ के खींच रहा है, इसमें बनेगा जे शेप। ये एक आर्म बहुत बड़ी एक आर्म बहुत छोटी, ठीक है, ये जे शेप, ये सेंट्रोमियर को खींचा जा रहा है। और ये इसमें बनता है आई शेप, बिल्कुल एंड पर होता है। तो वी एल जे आई 4 तरह के अल्फाबेटिक लेटर्स हमें दिखाई देते हैं ड्यूरिंग एनाफेज, ड्यूरिंग एनाफेज, ठीक है, डन, ओके। तो बिल्कुल ठीक है, सब मेटासेंट्रिक एल शेप बनाता है, तो बाकी सारे सही हैं, सो दिस इज द इनकरेक्ट मैच। पॉलिटीन आपको कहाँ मिलेंगे, oocytes ऑफ एम्फीबियंस में नहीं, पॉलिटीन आपको मिलेंगे सलाइवरी ग्लैंड्स ऑफ इंसेक्ट्स जैसे कि ड्रोसोफिला, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, विच सेल ऑर्गेनेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स टू फॉर्म एटीपी। क्या कह रहा है ये, विच सेल ऑर्गेनेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स टू फॉर्म एटीपी। थोड़ा सा बस लैंग्वेज को घुमा दिया, ये पूछना चाह रहा है कि इनमें से कौन एटीपी प्रोडक्शन करता है। कार्बोहाइड्रेट्स के ऑक्सीडेशन से तो एटीपी बनती है, तो सिंपली माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। थोड़ा सा लैंग्वेज घुमा दो और तुम डर जाओगे, इतना ही बहुत है बस, पर जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करके गया होगा ना वो नहीं डरेगा। सेलेक्ट द मिसमैच, मिसमैच, ठीक है। गैस वैक्यूल ग्रीन बैक्टीरिया में पड़ी थी, यस। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल एनिमल सेल में क्या कर रही है, तो प्लांट सेल में होती है। प्रोटिस्टा प्रोकैरियोट नहीं है, यूकैरियोट हैं। मिथेनोजन्स जो कि बैक्टीरिया हैं, दे आर प्रोकैरियोट, सो वी गॉट द आंसर ऑप्शन 2, सिंपल। आगे बढ़ें, अ सेल ऑर्गेनेल कंटेनिंग हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, वेरी सिंपल क्वेश्चन, 2016 में पूछा गया, लाइसोसोम। तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए राइबोसोम, माइक्रोसोम, मीजोसोम मिलती जुलती टर्म दे रखी है, यू नो अबाउट ऑल। माइक्रोसोम, माइक्रोसोम तुम्हारे कोर्स में नहीं है। माइक्रोसोम ऑर्गेनेल नहीं होता बच्चों, जब किसी सेल का सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं ना, तो जो सेल मेम्ब्रेन होती हैं उनकी छोटी छोटी वो मतलब टूट जाती हैं और उनकी छोटी छोटी वेसिकल्स बन जाती हैं, उन छोटी वेसिकल्स को माइक्रोसोम कहते हैं। मतलब आप लिख सकते हो कि ज़रूरत नहीं है, जस्ट बता रही हूँ, माइक्रोसोम आर स्मॉल वेसिकल्स ऑफ सेल फ्रेगमेंट्स, ठीक है, मेम्ब्रेनस फ्रेगमेंट्स। बाकी सबके बारे में तो आपको पता है। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर, क्या पूछा है, स्टेटमेंट टाइप। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर सेमी ऑटोनॉमस, यस, दोनों के पास अपना अपना डीएनए है। दे फॉर्म्ड बाय डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनेल, यस, एंड दे कंटेन डीएनए, यस, बट लैक प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी। गड़बड़ कर दी, क्यों भाई, इनके पास खुद की प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी है, तभी तो ये खुद के एंजाइम्स बनाएंगे। सिर्फ डिवीजन के लिए सिर्फ डीएनए नहीं चाहिए इनको, डीएनए चाहिए, राइबोसोम चाहिए, प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी चाहिए, तभी तो ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन सब कुछ खुद कर पाएंगे ये। तो लैक नहीं, इनमें होती है, तो ये गलत हो गया। तो यहाँ पर ए इज ट्रू बट बी इज फॉल्स, ऑप्शन 1। माइक्रोट्यूब्यूल्स आर द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ, लास्ट सेशन में बताया था माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में बताया था कि सेल में जो साइटोस्केलेटन होता है उसमें होती है माइक्रोट्यूब्यूल। सीलिया फ्लैजिला में 9+2 के अरेंजमेंट में होती हैं, सेंट्रियोल में 9+0 के अरेंजमेंट में होती हैं, ठीक है। तो माइक्रोट्यूब्यूल, और एक बात याद रखना, जो आप स्पिंडल फाइबर्स पढ़ते हो ना सेल डिवीजन में, ये स्पिंडल फाइबर्स भी बच्चों माइक्रोट्यूब्यूल्स के ही बने होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स के ही बने होते हैं, डू रिमेंबर, ठीक है, क्लियर। सो माइक्रोट्यूब्यूल सेंट्रियोल में है, स्पिंडल फाइबर में है, क्रोमैटिन में नहीं है, न्यूक्लियोसोम में नहीं है, सीलिया फ्लैजिला पेरोक्सिसोम में नहीं है, ये रहा, स्पिंडल फाइबर में है, सेंट्रियोल में है और सीलिया फ्लैजिला में है, यानी ऑप्शन 4, ठीक है। विच सेल ऑर्गेनेल इज एनक्लोज्ड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन, इनमें से कौन सिंगल मेम्ब्रेनस है, बहुत आसान है, लाइसोसोम। न्यूक्लियस डबल है, ये दोनों भी डबल हैं। नेक्स्ट, देखा आपने कितना, मतलब बिल्कुल टाइम कंज्यूमिंग नहीं होते क्वेश्चन, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए और आपने 2-3 बार रिवीजन कर रखा हो। ये देखो 2016 में आया हुआ है, वाटर सोल्यूबल पिगमेंट्स। अब जल्दीबाजी में कोई कैरोटीनॉइड चूज मत कर देना। वाटर सोल्यूबल पिगमेंट्स फाउंड इन प्लांट सेल वैक्यूल आर, वैक्यूल में भी पिगमेंट्स होते हैं, कौन से होते हैं, वाटर सोल्यूबल होते हैं, और उसमें मैंने तुम्हें एग्जाम्पल ऐड करवाया है एंथोसाइनिन।
थोड़ा सा मिक्स क्वेश्चन है ये, डायरेक्टली एनसीईआरटी में नहीं दिया, बट एंथोसाइनिन का नाम बायोमॉलिक्यूल के सेकेंडरी मेटाबोलाइट में दे रखा है, ठीक है। तो मैं हमेशा आपको पढ़ाती हूँ ये चीज़। ये तीनों फैट सोल्यूबल हैं और ये तीनों प्लास्टिड्स में होते हैं, ठीक है। ये तीनों कहाँ होते हैं? ये तीनों फैट सोल्यूबल पिगमेंट्स हैं और ये प्लास्टिड्स में मिलेंगे आपको, जबकि ये वाटर सोल्यूबल है और ये वैक्यूल में मिलेगा। डन। मैच द कॉलम। थाइलेकॉइड को किससे मैच करें? देखो आपने देखा मैच द कॉलम कितने आ रहे हैं इसमें। फ्लैट मेम्ब्रेनस सैक, सेम इस तरह का क्वेश्चन आया था पहले भी। क्रिस्टी इन फोल्डिंग्स, सिस्टर्नी डिस्क शेप स्ट्रक्चर, क्रोमैटिन नेटवर्क, कंडेंस स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, ठीक है। सो ए का थर्ड, बहुत सारे ऑप्शन में कोई ऐसा ले लेते हैं जिसमें सारे अलग अलग हैं, ऐसा कोई भी नहीं है, कोई बात नहीं। ए का थर्ड, बी का फोर्थ, ए थर्ड बी फोर्थ सारे पता होने चाहिए, सी फर्स्ट, ये रहा ऑप्शन 4, ठीक है। जल्दीबाजी में गड़बड़ नहीं करना, क्रॉस चेक कर लिया करो इस तरह के केसेस में। नेक्स्ट, सेल्यूलर ऑर्गेनेल विद मेम्ब्रेन्स, इनमें से वो कौन से ऑर्गेनेल्स हैं जिनमें सब में मेम्ब्रेन्स हैं, कोई भी नॉन मेम्ब्रेनस नहीं होना चाहिए। तो फटाफट से नॉन मेम्ब्रेनस वाले ऑप्शन हटा दो। इसमें राइबोसोम है, इसमें भी राइबोसोम है, देखो कितना इजी हो गया है क्वेश्चन। कोई बच्चा इसमें एक एक ऑप्शन पढ़ता उसको हटाता, है ना। इस तरह के क्वेश्चन में जो छोटी चीज़ है वो पता हो तो तुरंत उसे एलिमिनेट कर लो, सही आंसर मिल जाएगा, फिर क्रॉस चेक कर लो। लाइसोसोम, जीबी, माइटोकॉन्ड्रिया, तीनों में मेम्ब्रेन है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट मेम्ब्रेन बाउंड? नॉट मेम्ब्रेन बाउंड 2015 में फिर से ये क्वेश्चन आया, 2015 में था ये भी, अच्छा हो सकता है 2 बार हुआ था शायद, हाँ 2015 में एग्जाम। नॉट मेम्ब्रेन बाउंड, तो नॉट मेम्ब्रेन बाउंड में ये रहा राइबोसोम, ठीक है। डीएनए इज नॉट, हाँ है ना, डीएनए इज नॉट प्रेजेंट इन, इनमें से किसके पास खुद का डीएनए नहीं होता? राइबोसोम के पास, बाकी तीनों के पास होता है। न्यूक्लियस में तो होगा ही भाई। न्यूक्लियर एनवेलप इज अ डेरिवेटिव ऑफ, अब देखो थोड़ा सा इनडायरेक्ट क्वेश्चन है कोई भी एनवेलप, ना सिर्फ न्यूक्लियर एनवेलप, चाहे सेल मेम्ब्रेन है, चाहे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, चाहे किसी ऑर्गेनेल की मेम्ब्रेन है, सब फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को फॉलो करते हैं। और फ्लूइड मोज़ेक मॉडल लिपिड्स एंड प्रोटीन्स का बना, मतलब उसमें कहा गया है कि मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? लिपिड्स एंड प्रोटीन की। तो लिपिड्स एंड प्रोटीन को कौन बनाता है? ER एंड GB। तो हम देख लेते हैं अब यहाँ पे क्या चूज करें हम बच्चे, यहाँ तो सब कुछ दिया है। हाँ, न्यूक्लियर एनवेलप इज अ डेरिवेटिव ऑफ, RER भी दे दिया, SER भी दे दिया, मेम्ब्रेन ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी दे दिया, सिर्फ माइक्रोट्यूब्यूल ही गलत लग रहा है, या तो इस क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम है। न्यूक्लियर एनवेलप इज अ डेरिवेटिव ऑफ, और अगर मेजर उसमें चूज करने को तुम मुझे कहोगे तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन्स होते हैं, बट ये कोई लॉजिक नहीं हुआ बच्चों। हो सकता है, मुझे लग रहा है कि इसमें ऑप्शन 2 दिया गया होगा, बट ये थोड़ा सा रॉन्ग क्वेश्चन है मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि न्यूक्लियर एनवेलप सब चीज़ों का बना है, लिपिड्स प्रोटीन सब हैं उसमें, और ये तीनों, ये प्रोटीन को बनाता है, ये लिपिड्स को बनाता है, ये ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स को बनाता है ना। बल्कि क्वेश्चन होना चाहिए था इनमें से कौन न्यूक्लियर एनवेलप को नहीं बनाता, तो फिर हमारा आंसर होता माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मी दिस इज नॉट अ राइट क्वेश्चन। आगे बढ़े। द स्ट्रक्चर दैट आर फॉर्म्ड बाय स्टैकिंग, स्टैकिंग का मतलब एक के ऊपर एक ढेरी बनाना, ठीक है। स्टैकिंग ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक, यानी ये कह रहा है थाइलेकॉइड्स के जो स्टैक हैं, एक के ऊपर एक आप थाइलेकॉइड को रखते जाओ, ये क्या कहलाता है? तो ये क्या कहलाता है? ग्रीना। थोड़ी सी लैंग्वेज इसमें इस तरह दी है, हालांकि एनसीईआरटी में लिखा है, बट बाई चांस किसी को स्टैकिंग नहीं पता, किसी को याद ही नहीं आ रहा यार ये फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक क्या था, तो गड़बड़ हो सकती है, बट क्लोरोप्लास्ट देखते ही आई थिंक याद आ जाएगा। देन 2015 में आउट हो गया था, पता है पेपर आपको, AIPMT के नाम से हुआ था, आउट हो गया था, प्रूफ हो गया था कोर्ट में कि हाँ आउट हुआ है। ऐसे तो कई बार आउट हुआ है बट प्रूफ नहीं हो पाता, है ना। सेलेक्ट द करेक्ट मैचिंग, तो दोबारा हुआ सारे बच्चों का पेपर, जबकि कुछ ही बच्चों का आउट उसमें निकला था, कुछ ही बच्चों के हाथ में गया था। तब तो कहाँ इंटरनेट वगैरह इतना थोड़ा था कि तेजी से पेपर फैल जाए और सब हो जाए, फिर भी कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि दोबारा करवाओ आप तो पेपर। सेलेक्ट द करेक्ट मैचिंग इन द फॉलोइंग पेयर, ठीक है, करेक्ट मैच बताना है आपको। रफ ER का ग्लाइकोजन है क्या? नहीं, प्रोटीन। रफ ER ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, फैटी एसिड ऑक्सीडेशन तो बिल्कुल नहीं। स्मूथ ER ऑक्सीडेशन ऑफ फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड देखते ही टिक मत कर देना, ऑक्सीडेशन लिखा है, सिंथेसिस है इनका काम। स्मूथ ER सिंथेसिस ऑफ लिपिड, ऑप्शन 4, ठीक है। The chromosome in which centromere is situated close to one end, लो बताओ, close to one end यानी एक्रोसेंट्रिक,
अब तो रिपीट ही होंगे कॉन्सेप्ट, सब कुछ रिवाइज हो गया है हमारा, ठीक है। टेलो मतलब एट द एंड, टेल, एक्रो मतलब नियर द एंड। 4 से 5 बार ये क्वेश्चन सेम टॉपिक पे क्वेश्चन आ गया है। द सॉलिड लीनियर साइटोस्केलेटल एलिमेंट हैविंग, अच्छा यहाँ पर बच्चों थोड़ा सा ना 2014 में डिटेल में जाके पूछ लिया था आपसे, बिल्कुल बेसिक सा डिफरेंस मैं आपको बताऊं तो माइक्रोट्यूब्यूल में ट्यूब्यूल आ रहा है ना, तो ट्यूब्यूल तो हॉलो होती है, तो माइक्रोट्यूब्यूल हॉलो स्ट्रक्चर है, जबकि फिलामेंट्स कैसे स्ट्रक्चर है, फिलामेंट ऐसे थ्रेड की तरह सॉलिड स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये तो हमें पता है कि माइक्रोट्यूब्यूल नहीं हो सकता, लैमिन जैसा हमने कुछ पढ़ा नहीं। अब बचा हमारे पास इन दोनों में से क्या चूज करें, साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स हैविंग अ डायामीटर ऑफ 6 नैनोमीटर, ठीक है। एक्चुअली जब इनकी डिटेल पढ़ते हैं ना, इनके डायामीटर वगैरह सब आता है बच्चों वहाँ पर, ठीक है, बट तो मत पढ़ना, अब नहीं पूछते, देखो लास्ट 15 साल में सिर्फ एक बार 2014 में पूछ लिया इस तरह का क्वेश्चन, ठीक है। एंड मेड अप ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ मोनोमर, तो इन दोनों में से वो कौन है जो एक ही तरह के मोनोमर का बना होता है। एक्चुअली ट्यूब्यूल जो माइक्रोट्यूब्यूल है ना, वो ट्यूब्यूलिन प्रोटीन की बनी होती है, अल्फा एंड बीटा ट्यूब्यूलिन, तो ये तो 2 तरह की होती हैं। अब बचा माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट, ठीक है। तो इनमें से क्या चूज करोगे, इनमें से तुम्हें क्या करना है कि ये देखना है कि यार ये किसके बने हैं। अब इसकी डिटेल में तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी कि ये किसके बने हैं, बट थोड़ा थोड़ा मुझे याद आ रहा है कि इनके डायामीटर में ना इंटरमीडिएट फिलामेंट्स का डायामीटर ज़्यादा होता था, अप्रॉक्सीमेटली 10 नैनोमीटर, ठीक है। पहले जब बहुत डिटेल में चीज़ें पढ़नी होती थी तब ये सब पढ़ाया जाता था, और इनका जो डायमीटर वो लगभग 6 to 8 नैनोमीटर के बीच में ही कुछ था, तो 6 नैनोमीटर के अकॉर्डिंग वी गो विद दिस ऑप्शन, सो इसका हो जाएगा ऑप्शन 2। बट अगेन ये वही बच्चा कर पाएगा जिसको नॉलेज है, और इस नॉलेज में आपको डिटेल में नहीं जाना, ये चीज़ें आपसे नहीं पूछी जाती हैं, प्योर एनसीईआरटी बेस्ड पेपर अब आता है, ठीक है। जितना ज़रूरी था वो मैंने यहाँ तुम्हें बता दिया। ये 2 तरह की प्रोटीन की बनी है तो इसको एक्सक्लूड कर दिया, इसका डायमीटर ज़्यादा है तो इसको एक्सक्लूड कर दिया, ये है ही नहीं साइटोस्केलेटन, तो बचा माइक्रोफिलामेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट, द ऑस्मोटिक एक्सपांशन ऑफ अ सेल कैप्ड इन वाटर इज चीफली रेगुलेटेड बाय, देखो थोड़ा सा समझना, ये कह रहा है कि अगर एक सेल को पानी में रखा और पानी में रखने के बाद वो फूलती जा रही है मतलब पानी उसके अंदर आ रहा है, ऑस्मोसिस अंदर की तरफ हो रहा है, तो जब पानी अंदर की तरफ आएगा तो इसको कौन रेगुलेट करेगा। अब देखो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स का तो ऐसा कुछ पढ़ा नहीं आपने, ना राइबोसोम का पढ़ा, वैक्यूल का डेफिनेटली हो सकता है, क्योंकि अगर मान लो एक प्लांट सेल की बात हम कर रहे हैं और प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल है, तो जैसे जैसे पानी आएगा वो पानी पहले जितनी कैपेसिटी है वैक्यूल में जाएगा, वैक्यूल का साइज बढ़ता जाएगा, तब जाके तो प्लांट सेल का साइज बढ़ेगा, और वो भी एक लिमिट तक बढ़ेगा क्योंकि बाहर फिर सेल वॉल आ जाएगी। बट यस, वैक्यूल का हमें कोरिलेशन समझ में आ रहा है, सो वी गो विथ वैक्यूल, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मैच द कॉलम आ गया फिर से। सेंट्रियोल को किससे मैच करूं, सेंट्रियोल ये रहा, ये क्या आ गया, बेसल बॉडी ऑफ सीलिया फ्लैजिला में सेंट्रियोल कैसे आ गया। एक बात याद रखना, लास्ट सेशन में मैंने तुमको सीलिया फ्लैजिला का स्ट्रक्चर बताया था ना, कि सीलिया फ्लैजिला में 9+2 का अरेंजमेंट होता है, और यहाँ एक सेंट्रियोल का डायग्राम बनवाया था 9+0, ठीक है। आप सुनो ध्यान से, अगर आप सीलिया फ्लैजिला में ये बेसल बॉडी है, ये हुक है और ये फिलामेंट है, ठीक है, तो अगर आप फिलामेंट और हुक को देखोगे ना यहाँ तक, तो यहाँ तक तो माइक्रोट्यूब्यूल्स का 9+2 का अरेंजमेंट है, लेकिन अगर आप बेसल बॉडी देखोगे इसकी, तो बेसल बॉडी में आपको 9+0 का अरेंजमेंट मिलेगा, अलग से माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं, ये कंटिन्यू नहीं कर रही हैं अलग से। तो ऐसा लगता है सेंट्रियोल ने ही बेसल बॉडी को बनाया है, क्योंकि सेम वही अरेंजमेंट जो सेंट्रियोल में है, तो ऐसा कहते हैं, एनसीईआरटी में लिखा भी है। ये देखो सीलिया फ्लैजिला की लास्ट लाइन, दे इमर्ज फ्रॉम सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड बेसल बॉडी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। सो मैच हो गया। क्लोरोफिल को किससे मैच करूं, थाइलेकॉइड, क्रिस्टी देखो कितनी बार आ गया, राइबोजाइम याद है किसी को, वैसे जितने भी एंजाइम्स हम पढ़ते हैं दे ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, बट एक ऐसा कौन सा एंजाइम है जो न्यूक्लिक एसिड है, वैसे ये बायोमॉलिक्यूल में दे रखा है बट यहाँ भी बता देती हूँ, जब तुम ट्रांसलेशन पढ़ते हो बच्चों जेनेटिक्स में, तो वहाँ पर आता है ना कि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए कोई अलग से एंजाइम नहीं होता, बल्कि राइबोसोम खुद एंजाइम की तरह काम करता है। राइबोसोम का एक RNA, इफ़ यू रिमेंबर, बैक्टीरिया में 23S RNA और हमारे में यूकैरियोट में 28S RNA एक्ट एज एंजाइम, सो दे आर कॉल्ड
राइबोसाइम। ये अकेले ऐसे एंजाइम्स हैं जो केमिकली प्रोटीन नहीं है बल्कि न्यूक्लिक एसिड्स हैं। ठीक है, कई बार आता है ये कॉन्सेप्ट भी। सो ए को फोर्थ से मैच करना है, बी को सेकंड से करना है, ऑप्शन 1। नेक्स्ट, द गोल्जी कॉम्प्लेक्स प्ले अ मेजर रोल। ठीक है, इतना टाइम हो गया, अभी तो है थोड़ा और टाइम, बस खत्म ही करते हैं, थोड़े बहुत क्वेश्चंस बचे हैं। द गोल्जी कॉम्प्लेक्स प्ले अ मेजर रोल। गोल्जी कॉम्प्लेक्स का मेन फंक्शन बताओ। ये मिल गया, मुझे सारे पढ़ने की जरूरत नहीं है। पोस्ट ट्रांसलेशनल, यानी ट्रांसलेशन के बाद, यानी प्रोटीन बनने के बाद का मॉडिफिकेशंस करना, एंड ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ लिपिड। देखो ग्लाइकोसाइलेशन वर्ड आया ना, उस समय मैं तुम्हें कह रही थी ना कि ये जो फंक्शन है प्रोटीन का हो चाहे लिपिड का हो, मेनली जीबी में होता है, बट वहां पर जो भी हमें सही लगा। सो ऑप्शन 2। ठीक है, बाकी सारे काम जीबी के नहीं है। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ है 2013 में। हाँ, एनसीईआरटी से डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आए थे 2013 में, 3-4 क्वेश्चन थे। ठीक है, विच ऑर्गेनिल इन द फिगर करेक्टली मैच विद इट्स फंक्शन। तो फिगर में तो हमको RER दिख रहा है और ये SER दिख रहा है। अब देख लेते हैं। गोल्जी एपरेटस का तो डायग्राम ही नहीं है, ये दोनों हटा दो। रफ ER के लिए प्रोटीन सिंथेसिस, ग्लाइकोप्रोटीन्स नहीं। ये क्यों चूज नहीं किया मैंने, क्योंकि प्रोटीन बनाना तो RER का काम है, पर प्रोटीन का ग्लाइकोसाइलेशन करना, ग्लाइकोप्रोटीन बनाना जीबी का काम है बच्चों। देखो कितना कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट है ना, इसीलिए मैं तुम्हें वहां पर कह रही थी कि इन्होंने दे तो दिया क्वेश्चन, और क्वेश्चन आया था ना अभी जिसमें तुम्हारी आउट ऑफ एनसीईआरटी जैसी टर्म्स थी, बट इन्हें इस तरह से देना नहीं चाहिए था, क्योंकि टेक्निकली ये वाला क्वेश्चन 2018 का, जिसमें ये कह रहे हैं कि प्रोटीन ग्लाइकोसाइलेशन इज द फंक्शन ऑफ RER, ग्लाइकोसाइलेशन इज द फंक्शन ऑफ GB, बट फिर हमें इसके साथ ही जाना पड़ा क्योंकि ये तो अप्रोप्रिएट था ही। ठीक है, भगवान ही मालिक है NTA का तो, है ना। चलिए, अब मेजर साइट, हालांकि ये तो 2018 में तो NTA ने बनाया था, सही है। अ मेजर साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड। लिपिड्स कहाँ बनते हैं इनमें से, SER। अब तो फटाफट आएंगे तुमको क्वेश्चन। विच ऑफ प्लास्टिड डज नॉट कंटेन, गड़बड़ मत कर देना, नॉट लिखा है, डज नॉट कंटेन स्टोर्ड फूड मटीरियल। तो ये तीनों तो स्टोर्ड हैं, ल्यूकोप्लास्ट का है, क्रोमोप्लास्ट कलर प्रोवाइड करता है। अगेन 2013 का क्वेश्चन है, देखो सेल का डायग्राम है, ये कौन सा ऑर्गेनेल है तुम्हें दिख रहा होगा, क्रिस्टी दिख रहे होंगे, सो दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया। तो एक ही ऑप्शन है, तो वैसे ही हमें आंसर मिल गया ऑप्शन 1। ठीक है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग रिगार्डिंग सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के लिए सही बताना है तुम्हें, 2012 का क्वेश्चन है। सोडियम एंड पोटेशियम आयन मूव अक्रॉस। अच्छा देखो, अब मैं सेल मेम्ब्रेन का फ्लूइड मॉजेक मॉडल नहीं पढ़ा रही तुम्हें पूरा, ठीक है। इस चैप्टर में हमने लगभग सब कुछ रिवाइज कर लिया, बस एक चीज रह गई, यूकैरियोटिक सेल में ये सेल मेम्ब्रेन का फ्लूइड मॉजेक मॉडल। ठीक है, इसकी शॉर्ट में मैंने तुम्हें चीजें बता दी है कि ये मेनली सेल्स लिपिड, फॉस्फोलिपिड, लिपिड में भी फॉस्फोलिपिड्स की, जिसमें हेड और टेल होता है, कई बार समझा चुकी हूँ। मुंह से हम पानी पीते हैं तो याद रखो हेड हाइड्रोफिलिक है, अगर कोई बच्चा भूल जाता है तो प्लीज याद रखो, हेड हाइड्रोफिलिक है। और ये जो टेल तुम्हें दिख रही है, टेल उल्टा कर दो हाइड्रोफोबिक, इसको डरा दो पानी से, हाइड्रोफोबिक है। ठीक है, क्लियर। एंड क्योंकि हेड हाइड्रोफिलिक है, वाटर पोलर होता है तो हेड पोलर भी है, टेल नॉन पोलर है, इसीलिए हाइड्रोफोबिक है। तो डुअल नेचर है, ये फॉस्फोलिपिड है, बाइलेयर, और इनके बीच बीच में ये प्रोटीन्स। तो कोई भी मेम्ब्रेन सेल में जो है वो इसी तरह से फ्लूइड मॉजेक मॉडल की बनी होती है। ठीक है, एक तो ये चीज़ तुम्हें ध्यान रखनी है, किसने दिया था, सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था। फिर इसमें सेल के ट्रांसपोर्ट के तरीके बता रखे हैं, जो मैं तुम्हें कहीं ना कहीं रिवाइज करा देती हूँ। पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव में सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ठीक है, तो देखते हैं हम क्या क्वेश्चन है। सोडियम एंड पोटेशियम आयन मूव अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन बाय पैसिव ट्रांसपोर्ट। नहीं, जो जनरली जो एक्वस मॉलिक्यूल हैं या पोलर चार्ज्ड आयन्स हैं वो सिंपल डिफ्यूजन से नहीं जाते, बल्कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट से। सोडियम पोटेशियम हम जाते हैं उससे भी, बट उसमें फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन करेंगे, वो सिंपल डिफ्यूजन नहीं करेंगे, और मोस्टली एक्टिव ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है, जैसे हम न्यूरॉन्स में पढ़ते हैं, तो ये गलत है। देन प्रोटीन मेकअप 60 to 70% ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। क्या तुम ही देख लो, प्रोटीन जो है ये देखो वेरी करता है बच्चों, कोई ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि द रेशियो ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड वेरीज कंसिडरेबली। जैसे अगर हम RBCs की बात करें, जिन पर ये पूरी स्टडी की गई, तो RBCs में, इरिथ्रोसाइट्स में 52% प्रोटीन है, 5 प्रोटीन, और 40% लिपिड्स हैं। ठीक है, यू हैव टू रिमेंबर दिस। तो ये स्टेटमेंट तो कहीं से भी सही नहीं बैठ रहा, ये भी मुझे रॉन्ग लग रहा है। ठीक है, हमें करेक्ट निकालना है।
लिपिड्स आर अरेंज्ड इन अ बाइलेयर विद पोलर हेड, हेड पोलर होता है, टुवर्ड्स द इनर पार्ट। इनर पार्ट कहाँ? हेड को तो आराम से हाइड्रोफिलिक है तो बिठाओ, टेल को छुपाना है अंदर, टेल को इनर साइड पे रखना है। दिस इज अगेन रॉन्ग। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल वॉज प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड निकोलसन। सीधा सीधा मिल गया सही आंसर। ठीक है, मान लो तुम्हें इनके बारे में नहीं पता और तुम दिमाग लगाए जा रहे हो, लास्ट ऑप्शन पे पहुंचे, पता चला अरे यार ये रहा। इसीलिए एक नज़र में पहले पूरे ऑप्शन पढ़ने हैं, फिर एक एक ऑप्शन के बारे में सोच लो अगर आंसर नहीं मिला तो, पर एक पर अटक मत जाना, आगे अननेसेसरी तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा। व्हाट इज ट्रू अबाउट राइबोसोम्स? ट्रू बताना है तुम्हें राइबोसोम्स के लिए। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 80S होते हैं क्या? यहीं पे गलत हो गया। कंपोज्ड ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी RNA एंड प्रोटीन, बिल्कुल ठीक है। दे आर फाउंड ओनली इन यूकैरियोटिक, नहीं भाई। दीज आर सेल्फ स्प्लाइसिंग इंट्रॉन्स ऑफ सम RNA, बिल्कुल गलत, ये सब हम जेनेटिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है। विच डज नॉट डिफर इन ई कोलाई एंड क्लेमाइडोमोनास, वो कौन सा स्ट्रक्चर है जो ई कोलाई यानी प्रोकैरियोट में, क्लेमाइडोमोनास यानी यूकैरियोट में डिफर नहीं करेगा? बताया था प्रीवियस सेशन में, एक अकेला स्ट्रक्चर जो प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में एग्जैक्टली सेम है, वो है सेल मेम्ब्रेन। जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल हमारी सेल का है वही बैक्टीरिया की सेल का है। डू रिमेंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। विच ऑफ द सेल्यूलर पार्ट इज करेक्टली डिस्क्राइब? ठीक है। थाइलेकॉइड्स, फ्लैट, ये वर्ड तो कितनी बार आ गया बच्चों। दे आर फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक फॉर्मिंग द ग्रेना, यस। सेंट्रियोल को कहा है RNA सिंथेसिस, नहीं भाई, सेंट्रियोल पोल्स बना के माइटोसिस मियोसिस में हेल्प करते हैं। राइबोसोम को कहा है कि जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होते हैं वो 80S टाइप के होते हैं, नेवर। ऑर्गेनिल्स के अंदर छोटे 70S होंगे और साइटोप्लाज्म में 80S होंगे। ठीक है। लाइसोसोम के लिए कहा है एक्टिव एट अ pH ऑफ 8.5, अभी तो पता है ना 8.5 अल्कलाइन pH है, तो गलत। लाइसोसोमल एंजाइम एसिडिक pH पे काम करते हैं। ठीक है। विच स्ट्रक्चर इज एन ऑर्गेनिल विद इन एन ऑर्गेनिल, देखो आ गया, 2012 में आया है। ऑर्गेनिल विद इन एन ऑर्गेनिल, लास्ट सेशन में बताया था राइबोसोम्स। ठीक है। पेप्टाइड सिंथेसिस, या इसी में बताया था शायद, पेप्टाइड सिंथेसिस इनसाइड अ सेल टेक्स प्लेस इन, अब कोई बच्चा है तुम सोचेगा मैम पेप्टाइड क्या होता है? प्रोटीन को ही बोलते हैं बच्चों, पॉलीपेप्टाइड चेन। तो पेप्टाइड्स कहाँ बनेंगे? राइबोसोम, या तो RER होता ऑप्शन में या राइबोसोम होता। ठीक है। दोनों नहीं आएंगे, दोनों नहीं आएंगे, दोनों आएंगे तो कुछ हिंट मिलेगी आपको। इंपॉर्टेंट साइट फिर से आया, देखो ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स कहाँ बनते हैं? GB में। तो तुम एकदम रट गया होगा, इसलिए कहते हैं PYQs करने चाहिए, उससे आपकी एकदम स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिस हो जाती है। हो गए बस 2-3 क्वेश्चंस और बचे हैं। विच इज़ नॉट कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, फिर से रिपीट हुआ है, नॉट कंसिडर्ड पेरोक्सिसोम, बाकी सब तो हैं। अब तो बस फटफट होंगे क्वेश्चन तुमसे, हम सब कुछ पढ़ लिया हमने। 2011 में माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम है, क्या पूछा है हमसे? फंक्शन, और वो करेक्टली मैच। ठीक है भाई। D आउटर मेम्ब्रेन है, गिव राइज टू इनर मेम्ब्रेन बाय स्प्लिटिंग, ऐसा कुछ नहीं पढ़ा हमने। B इनर मेम्ब्रेन है, फॉर्म इनफोल्डिंग्स कॉल्ड क्रिस्टी। C क्रिस्टा है, क्रिस्टा पजेस सिंगल सर्कुलर DNA, नहीं, मैट्रिक्स में होता है। ठीक है। आई थिंक C मैट्रिक्स ही होगा इसमें ज़रूर। कैसा डायग्राम है देखो, समझ में भी नहीं आ रहा, NCERT का डायग्राम देखना पड़ेगा हमें एक बार। ये रहा क्रिस्टा, ये बनाया इन्होंने। ठीक है, पता ही नहीं चल रहा क्या क्या बनाया, हम तो फंक्शन के बेसिस पर कर लेते हैं। ए मैट्रिक्स है, मेजर साइट फॉर रेस्पिरेटरी चेन, रेस्पिरेटरी चेन मतलब ETS, क्या ETS मैट्रिक्स में होता है? नहीं, तो हमने फंक्शन के बेसिस पर निकाल लिया। दिस इज द करेक्ट वन, चाहे हमें लेबलिंग नहीं समझ में आ रही तो भी। ठीक है। तब कंफ्यूजन होता है जब हमें 2 सही वाले आंसर होते हैं हमारे पास। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट मेनली ऑफ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इनमें से क्या होता है? फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, एम्बेडेड इन अ प्रोटीन बाइलेयर, उल्टा कर दिया, प्रोटीन्स एम्बेडेड इन अ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। जल्दीबाजी में ऐसी सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं। प्रोटीन्स एम्बेडेड इन अ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, एग्जामिनर को पता है, इसलिए जो सबसे पहली गलती तुम करोगे वो तुम्हें फर्स्ट ऑप्शन पे ही मिलेगी। ठीक है। ओके। देन मेन एरिना ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज ऑफ अ सेल, जो ओवरव्यू ऑफ सेल का पैराग्राफ है ना, वहाँ पे लाइन लिखी हुई है कि साइटोप्लाज्म वो मेन एरिना है जहाँ पर सब तरह की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं। ठीक है। विच हैज इट्स ओन DNA, किसके पास खुद का अपना DNA है? तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास, एक क्लोरोप्लास्ट के पास। विच स्ट्रक्चर बिटवीन 2 एडजेसेंट सेल
इज एन इफेक्टिव ट्रांसपोर्ट पाथवे। बताओ, पढ़ा है क्या तुमने प्लाज्मोडेस्माटा के बारे में? प्लांट सेल्स आपस में कनेक्ट रहती हैं जंक्शंस के थ्रू, इन जंक्शंस को क्या कहते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा। सीधा साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस हैं, चीज़ें इजीली इधर उधर आ जा सकती हैं। ठीक है, ये वाला पार्ट है, तुम खुद रिवाइज करोगे। 2-3 चीज़ें तुम पर छोड़ दी है मैंने। एक तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को पूरा पढ़ोगे, एक इसके बाद सेल वॉल के बारे में दे रखा है, इसको भी पढ़ोगे। नहीं समझ आए मेरे एनसीईआरटी लाइन टू लाइन सेशन में जाकर देख लेना। एन इलैबोरेटेड नेटवर्क, तो सेम लाइन है एनसीईआरटी की, ऑफ फिलामेंटस स्ट्रक्चर, पूरे फिलामेंटस स्ट्रक्चर सेल में फैले हुए हैं, विच हेल्प इन द मेंटेनेंस ऑफ शेप। पहचान गए? साइटोस्केलेटन। ठीक है, साइटोस्केलेटन के 3 काम, मोटिलिटी, मेंटेनेंस ऑफ शेप ऑफ द सेल, एंड एक क्या था? मोटिलिटी, मेंटेनेंस ऑफ शेप ऑफ द सेल, एक क्या था भाई, दिमाग में से निकल गया। साइटोस्केलेटन, ये रहा। हाँ, मैकेनिकल सपोर्ट, सेल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, मैकेनिकल सपोर्ट। ठीक है, देखो इसलिए रिवीजन करते रहना चाहिए, दिमाग से निकल जाता है वरना। 2010 में डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। अच्छा, देखते हैं ज़रा क्या करना है हमको बच्चों इस क्वेश्चन में। करेक्ट कंपोनेंट बताना है। ठीक है भाई, जितना समझ में आ रहा है। एक तो ये इस तरह के डायग्राम्स में ना मुझको दिख और नहीं रहा है कि कौन सा क्या है, तो मुझे इसी की हेल्प लेनी पड़ रही है। डोंट वरी, एग्जाम में ऐसा नहीं आएगा, एग्जाम में तो बहुत क्लियर डायग्राम आएगा जो तुम्हें दिखेगा। यहाँ पे थोड़ा प्रिंट हुआ है ना पीडीएफ में, तो मैं दिख नहीं रहा। ठीक है, ये इसके लिए है क्या? ये एरो ये जा रहा है, यस। तो दिस इज न्यूक्लियस है ना। एक बार मैं वहाँ से देखकर बता देती हूँ तुम्हें। ये रफ ईआर है, या तो उसके राइबोसोम दिखाएं या रफ ईआर दिखाया, दोनों में से कोई एक चीज़ है। ये क्या दिखाया इन्होंने? डी पर, ये तो बिल्कुल ही नहीं समझ में आ रहा। हाँ, ऐसा तो कुछ है भी नहीं यहाँ पर। ये स्मूथ ईआर है, वो तो पता चल रहा है। बी तो ऐसी ईआर है। ये डी मुझे पता नहीं चल रहा बच्चों, किसके लिए जगह छोड़ी हुई है अजीब सी। चलो देखते हैं कुछ समझ में आता है क्या। क्रिस्टी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया हटा दो, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया हटा दो, आइडेंटिफाई द कॉम्पोनेंट इन द डायग्राम बिलो फ्रॉम द लिस्ट। ठीक है, साइटोप्लाज्म हटा दो, स्मूथ ईआर, रफ ईआर, मैट्रिक्स हटा दो, सेल वैक्यूल हटा दो, न्यूक्लियस रखो। अब बताओ, सी को न्यूक्लियस कर दें? सी को ये 2 ऑप्शंस में है, जो कंफर्म है वो देख लें पहले। बी का दोनों में 4th है, तो बी का दोनों में 4th है। हाँ, ये हमें पता था। ए देख लेते हैं। ए क्या है? होप हम कंफ्यूज ना हो। ए क्या है? या तो 5th है या तो 1st है। नहीं, 1st तो नहीं है, तो 5th तो मिल गया हमें, है ना। अच्छी बात है, इन्होंने अलग अलग नहीं दिया, रफ ईआर दिया, राइबोसोम अलग से नहीं दिया। सो दिस इज आर ईआर। ठीक है, सो वी गॉट आर आंसर। तो डी क्या मिला बच्चों? डी है 3rd। अच्छा, ये जगह छोड़ दी, मतलब दिस इज साइटोप्लाज्म। वाह, ठीक है, क्लियर। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, खत्म? लो भाई, खत्म तुम्हारे क्वेश्चंस। ओके, सो यहाँ पर हमने सेल चैप्टर कर लिया है कंप्लीट। सब चीज़ें मैंने तुम्हें रिवाइज करा दी है। मेरे अकॉर्डिंग तो कुछ नहीं रहा, वो टॉपिक मैंने बोल दिया। सेल वॉल तुम पढ़ लेना, एक छोटा सा पैराग्राफ है, नथिंग, कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं उसमें। ठीक है, उसमें भी 2 मेन चीज़ें हैं जिस पर क्वेश्चन आते हैं सेल वॉल में। एक बार बता ही देती हूँ लाओ, कि है ना, एक तो ये मिडिल लैमेला पर आ जाता है कि मिडिल लैमेला किसकी बनी है, तो कैल्शियम पैक्टेट की, और साथ में मैग्नीशियम पैक्टेट भी हो तो उसे भी चूज़ कर सकते हो, चिपकाती है प्लांट सेल्स को आपस में। और एक ये आता है कि एल्गी की जो सेल वॉल है उसमें क्या स्पेशली प्रेजेंट होता है। सेल्यूलोज तो सब में ही होता है, गैलेक्टेंस, मैनन्स और कुछ मिनरल्स होते हैं जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट। बाकी के प्लांट्स में सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन, इवन प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये रहा प्लाज्मोडेस्माटा के बारे में। डन। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर हो गया है ख़त्म। ये प्लांट सेल एनिमल सेल का डिफरेंस है, बचपन से पढ़ते आए हो तुम। इसमें वैक्यूल है, इसमें नहीं है। यहाँ सेंट्रियोल है, यहाँ नहीं है। यहाँ सेल वॉल है, यहाँ नहीं है। ठीक है, सब तुम्हें पता होना चाहिए। तो अब हमारा ये चैप्टर हो गया है कंप्लीट। तुम इसके थोड़े बहुत क्वेश्चंस और करोगे, कोई डाउट है मुझसे पूछ लेना। नेक्स्ट सेशन के लिए बायोमॉलिक्यूल्स पढ़कर आना। थ्योरेटिकल टॉपिक है, लेकिन मैंने बहुत इंटरेस्टिंग तरह से एनसीईआरटी लाइन टू लाइन सीरीज़ में पढ़ा रखा है। अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आया अब तक, तो प्लीज़ एक बार थोड़ा सा टाइम निकाल के उस सीरीज़ के सेशन देख लेना, उस पर्टिकुलर टॉपिक का देख लेना जो तुमने नहीं आता तुम्हें। ठीक है, और फिर यहाँ पर हम PYQs करेंगे। ठीक है, चलो, गुड बाय।